Very good. Also, what is an enterprise, Vanita? मैम वैसी कंपनी जो है मतलब लार्ज मतलब जो लार्ज एरिया कवर करे। नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि लार्ज एरिया कवर करे. लेट मी एक्सप्लेन. अब हमारे पास है एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्राइज हमारा एक बिजनेस होता है. कुछ भी एक बिजनेस, उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं. इट कैन ऑल्सो बी अ स्मॉल बिजनेस और इट कैन ऑल्सो बी अ लार्ज बिजनेस. तो जो इंसान एंटरप्राइज मैनेज करता है, ओन करता है, जिसके पास वो स्किल्स होती हैं, वो जो स्किल्स होती हैं ना, उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. एंटरप्राइज इज बेसिकली जस्ट जो बिजनेस कर रहा है कोई इंसान, वो. इसमें क्या है हमारे पास? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द कैरेक्टर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्सन हु इनिशिएट्स, ओन्स एंड मैनेजेस एन एंटरप्राइज. जो क्या करता है? इनिशिएट करना. इनिशिएट करना मतलब शुरू करना. किसी चीज को उसने शुरू किया, उसको मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट की खुद से, उसका ऑनर वो है और वो उस पूरे बिजनेस को खुद ही मैनेज कर रहा है. तो हमारा जो एंटरप्राइज होता है, वो जरूरी नहीं है कि हमारा एंटरप्राइज कुछ लार्ज एरिया कवर कर रहा हो. एंटरप्राइज कैन ऑल्सो बी अ स्मॉल शॉप. आपके आसपास, आपके एरियाज में कहीं ना कहीं किसी ने दुकान अपनी, कोई किसी रूम में दुकान खोल रखी हो सकती है. या फिर किस घर में ही घर में ही होता है कि किसी घर का कुछ पार्ट पोर्शन रेंट पे भी दे देते हैं. कोई उसमें बिजनेस भी कर रहा है, अपना कुछ काम चला रहा है, तो उसको भी हम एंटरप्राइज बोलते हैं. क्लियर है डेफिनेशन एंटरप्राइज की और एंटरप्रेन्योरशिप की? यस मैम. मैम पर एक चीज पूछनी है. हाँ जी, बोलो. कि एंटरप्रेन्योर और फिर बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन कहीं ना कहीं, बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेसमैन अपना बिजनेस किस तरीके से बढ़ाना है, या फिर आप जो जिस लेवल पे आप बिजनेसमैन को देखते हो, वो कभी भी आपको छोटे लेवल पे नहीं मिलेगा. बट यस मैम. एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो आपको छोटे लेवल पे भी मिल सकता है. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर स्टार्ट वहां से करता है, बेशक वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे, बट वो क्या करता है, वो उसका मेन फोकस होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या कोई प्रॉब्लम है जो लोगों को पता नहीं है कि एग्जिस्ट कर रही है, बट उसके सॉल्यूशन से वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. बिजनेस हमारा कुछ बड़े लेवल पे चला जाता है. एंटरप्रेन्योरशिप आपका बहुत छोटे लेवल पे भी आ सकता है. ठीक है? यस मैम. Okay, so once people are empowered with entrepreneurship, they are bound to improve their income and thereby attain better socio-economic status. Providing people access to opportunities to develop their capacities to access resources, generation of access assets in a is a major breakthrough in the process of empowering them. In promoting women's micro enterprise, अब एक टर्म हमारे पास माइक्रो एंटरप्राइज भी आई है. माइक्रो और मैक्रो, ये टर्म्स आप लोगों ने सुनी है? इन जनरल मतलब नहीं पता है स्टिल, अगर आपने मैम सुनी हो. इकोनॉमिक्स में सुनी है. सो माइक्रो मैम बड़ा होता है, मैक्रो बड़ा होता है? मैक्रो मैक्रो. बड़ा. मैक्रो बड़ा होता है. ठीक है. तो माइक्रो एंटरप्राइज की जो बात की है, एंटरप्राइज की, वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुत ही स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस होगा, बहुत स्मॉल लेवल वाला बिजनेस, उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे. In promoting women's micro enterprises, a significant shift is implicit from perceiving women as invisible supplementary workers to recognizing them as significant contributors and actors in the realm of economic activity. ये जो है मेजर शिफ्ट है माइक्रो एंटरप्राइज. कैसा शिफ्ट है? कि विमेन्स को ज्यादातर एज एन इनविजिबल वर्कर मान के चलते हैं, लाइक लेबर,
उनको कहीं ना कहीं उस लेवल तक ना रखना जिस लेवल पे एज अ विमेन वो बिलोंग कर सकती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको वीक मान के चलना। तो उस लेवल से शिफ्ट होके नाउ विमेन कैन ऑल्सो ओन देयर ओन माइक्रो एंटरप्राइजेस, अपने बहुत छोटे छोटे बिजनेस वो स्टार्ट कर सकती हैं खुद से। और इस इकोनॉमी में जहाँ वैसे तो अब भी यही है कि हाँ सबको कमाना पड़ रहा है, बट बहुत सारे रीजन ऐसे हैं हमारे पास जहाँ जरूरी नहीं होता कि विमेन को नौकरी करने के लिए बोला जाए या परमिशन मिल दी जाए। आप लोग भी रहते हैं, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं हमें तो नहीं नौकरी करानी। है किसी के आसपास ऐसे या नहीं है? होते हैं मैम। Or can you repeat that, ma'am? मतलब बेसिक आप यही समझो कि जो आपका माइक्रो एंटरप्राइज होता है वो क्या होता है कि कोई बहुत छोटा बिजनेस एज अ विमेन आप किसी बहुत बड़ी स्टार्ट पे ना जाके किसी छोटे लेवल पे अपने आप को, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को फिल करने के लिए जो बिजनेस आप कर रहे हो वो हमारा माइक्रो एंटरप्राइज रहता है, बहुत स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस होता है। एंटरप्रेन्योर बेसिक, अब हमने एंटरप्राइज पढ़ लिया कि बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया कि क्वालिटीज होती हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो उस बिजनेस को ओन करता है, जो उस कहीं ना कहीं जिस चीज से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जो प्लान उसने किया है उससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर हो गया। ऑल्सो जिसने पूछा था ना बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं आपका सिंगल ओनर रहेगा। बिजनेस का आप देखोगे कि बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, वो अलग चीज है कि बाद में जाके मे बी जो एंटरप्रेन्योर है वो भी पार्टनरशिप कर सकता है किसी के साथ। बिजनेस में एक चीज और होती है, बिजनेस में पीपल कैन बाय शेयर्स, कि वो उस बिजनेस का कुछ परसेंट हिस्सा खरीद सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर: better income from enterprise activity than paid employment. अब let's say just ठीक है, लेट्स से कि मैं कोई अपना, आप में से वैसे कोई है ऐसा जो अपना बिजनेस करना चाहता है खुद का? एनीवन? यस मैम। क्या करना मैं चाहते हो? चाहती हूँ मैं बुटीक खोलूंगी, कोर्स करके बुटीक खोलूंगी। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, यहाँ थोड़ा सिलाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे यहाँ टेलर प्रॉब्लम जल्दी नहीं मिलती। कैसा और प्रॉब्लम है? अरुणाचल में यहाँ पे मैंने यहाँ पे उतने वो नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब लोग दिक्कत नहीं है, दूर दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ अरुणाचल में यहाँ भागलपुर जाना पड़ता है टेलर को कुछ भी सिलाने के लिए, दूर है घर से, इसलिए हाँ वही खोलूंगी करके। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये रियलमी टीवी आप भी बताओ। मैं यस मैम। मैम मुझे डिजाइनिंग का शौक है, इसीलिए बुटीक मतलब सिलने भी आता है मुझे और डिजाइनिंग भी आता है, तो इसलिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरा क्या इंटरेस्ट ही इसी में है मैम। क्या स्टार्ट करना चाहते हो? मैम जैसे नया ड्रेस बनता है हम्म, तो वैसे नया ड्रेस किसी के डिमांड पे बनाए या फिर बना के हम उसे सेल करें, इसी टाइप यस का। यस, वेरी गुड। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल दूंगी। अभी इन्होंने किसने बोला है, आई गेस ऋतु। यस मैम। हाँ, ऋतु ने जो बताया है वो एक
प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप वाली एंटरप्रेन्योर जिस चीज पे काम करता है ना, वो एक प्रॉपर प्रॉब्लम है. लाइक उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनालाइज किया है कि उनके आसपास किस चीज की कमी है और उस चीज पे एक्शन ले रहे हैं. उस चीज पे अगर वो एक्शन लेंगे तो लेट्स सी कि वो कह रहे हैं उनके आसपास कोई शॉप है नहीं, और तो अगर इन्होंने एक शॉप ओपन की तो ऑब्वियस है कि इनके एरिया में जो भी लोग हैं, जितने भी, जिनको भी स्टिचिंग की जरूरत है, जिनको भी सूट सिलवाना है, वो इनके पास जाएंगे. इनका प्रॉफिट होगा. समझ आ रहा है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. तो एडवांटेजेस हमारी एंटरप्रेन्योर की क्या है? जैसे लेट्स से कि मैंने अपना बुटीक ओपन किया है, तो क्या मेरी सैलरी फिक्स्ड होगी? नो मैम. व्हाई नॉट? मैम क्योंकि अब कंफर्म नहीं कि हर महीने में सेम ग्राहक आए और सेम अमाउंट में ही सिलने को दे कुछ भी स्टिचेस वगैरह का, इसलिए शायद मे बी. सी, बट आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि हर महीने कुछ ना कुछ मेरा बढ़े. मे हाँ बी वो भी हो सकता है. हाँ मैं फेस्टिवल अगर सीजन में हो सकता है. यस, ऑल्सो पर अगर मैं किसी और के लिए बुटीक पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी फिक्स्ड इनकम होगी. हाँ हाँ बट मैं अगर खुद का कोई काम कर रही हूँ तो मेरी इनकम मेरे हाथ में है. मैं जितनी छुट्टी मारूंगी उतना मेरा नुकसान होगा. मैं जितना हाँ शॉप बंद रखूंगी उतना मेरा लॉस रहेगा. प्रॉफिट में मैं जाऊंगी ही नहीं. तो जो एंटरप्रेन्योर का एडवांटेज है वो यही होता है कि आप जो एक्टिविटीज करते हो उनके थ्रू आपका जो है पेड जो आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे उससे बेटर आप अर्न कर सकते हो. नेक्स्ट इज मास्टर ऑफ ओन बिजनेस. आपको किसी दूसरे की नहीं सुननी पड़ती, जैसे कि आपको जॉब में सुननी पड़ती है, आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं. बट अगर आपका खुद का कुछ स्मॉल बिजनेस है, कुछ एंटरप्राइज आप स्टार्ट कर रहे हो. हाँ, किसने पूछा था मुझसे बिजनेस और एंटरप्राइज? मैम मैंने. हाँ, तो इसमें ये मेजर डिफरेंस ये होता है कि एंटरप्राइज जो होता है वो आपका इनिशियल स्टेज पे होती है चीज. जब वो फैल जाती है या जब वो स्प्रेड आउट होती है, सक्सेसफुल होने लग जाती है, तो वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. एंटरप्राइज आपका कुछ स्टार्टअप है, कुछ इनोवेटिव आपने शुरू किया है, वो हमारा एंटरप्राइज होता है. नेक्स्ट इज वर्क अकॉर्डिंग टू वंस लाइक एंड सर्कमस्टेंसेस. अब अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी और के हिसाब से चलूं. अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सिर्फ एम्ब्रॉयडरी पे काम करना चाह रही हूँ तो मैं एम्ब्रॉयडरी पे ही काम करूंगी. मुझे किसी और का कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करना है. मुझे लग रहा है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये सेल हो सकता है, मैं इस पे काम करूं तो मैं करूंगी. ठीक है. उससे अब मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ऑर्डर दे या मुझे कमांड दे कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना. तो मैं अपनी लाइक्स और अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से काम कर सकती हूँ. मे भी कभी मुझे मजबूरी आ रही है, मैं उस दिन काम नहीं कर सकती. ऑफिस में क्या होता है, कोई जाता है आप में से जॉब करता है कोई? कोई Ma'am, I'm वर्किंग? a teacher. I'm a teacher in school. यू आर अ टीचर. ओके. तो हाँ. आप मुझे बता सकते हैं क्या आप चाहे 2 दिन बिना बताए छुट्टी ले सकते हैं? No, never. नहीं ना. दिस इज अगेंस्ट द रूल्स. Yes. हाँ, तो हमारी कोई सर्कमस्टेंस हो गई, लेट्स से कि मेरी कोई मजबूरी है, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है अर्जेंट. अगर मेरा खुद का बिजनेस है आई कैन क्लोज इट फॉर 2 days. बट अगर मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ तो मैं नहीं कर सकती. मुझे अपने ही लिए, अपनी ही सर्कमस्टेंसेस के लिए उनके आगे, किसी और के आगे चीजों को समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको प्लीज करना पड़ेगा कि हाँ आई नीड अर्जेंटली, आई नीड 2 days ऑफ अर्जेंटली, ऐसा करके. बट अगर आप खुद के बिजनेस के मैनेजर हो, एंटरप्रेन्योर हो,
तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है कि आप किसी से परमिशन लोगे. इंक्रीज्ड लेबर यील्डिंग इंक्रीज्ड इनकम. इंक्रीज्ड लेबर, अगर मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, एंटरप्राइज स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं लेबर कैसे इंक्रीज कर रही हूँ उसमें? लेट्स से मैं बुटीक खोल रही हूँ अपना, तो मैं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ? एनीवन बताओ. One who stitches, tailor. टेलर, यस. Then people who do embroidery work. Yes. Yes. Usually it is like that, ma'am. In most of the boutiques here, the person who runs the boutique will just take orders, and they have a cutting master, who actually takes measurements and who actually stitches the garment. Yes. And then there are people who do this embroidery it depends on the requirement. वेरी गुड. अब देखो क्या होता है कि जब तक अगर मैं एक बिजनेस छोटा सा स्टार्ट कर रही हूँ और मैं ही उस पर काम करती रहूंगी, तो एक इंसान, अगर आप चाह रहे हो कि एक गारमेंट 10 दिन में बन के निकल के आए विद एम्ब्रॉयडरी एंड विद एवरीथिंग, तो वो एक इंसान से नहीं होगा. अगर आप कुछ स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लेबर लोगे. यू नीड मैन पावर. ठीक है, आपको स्नैक्स सर्व करने के लिए भी कोई चाहिए, आपको वाटर सर्व करने तक के लिए कोई चाहिए, आपको साफ सफाई के लिए किसी को लगाना पड़ेगा, आपको चौकीदार लगाना होगा. अगर आपका छोटा बिजनेस है, कोई शॉप नहीं, छोटा बिजनेस है कोई, तो यू विल सी कि गार्ड होता है गेट पे हर जगह. आपकी एम्ब्रॉयडरी कोई करता है, आपके एम्बेलिशमेंट्स कोई करता है, बटन कोई लगा रहा है किसी चीज में, स्टिच कोई और कर रहा है. तो अगर जब एक इंसान एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बहुत सारे इंसानों को एम्प्लॉयमेंट देता है, अलॉन्ग विद कि जितने एम्प्लॉयज होंगे उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होगी. जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा बिक्री होगी. जितना कोई चीज सेल आउट होगी उतना उसको प्रॉफिट होगा. ऐसा नहीं कि मशीन तो आपके पास, स्टिचिंग मशीन तो एक है, आपने वर्कर रख लिए 4, फायदा नहीं है उस चीज का. दैट इज अ लॉस. अगर आप एक रख रहे हो, मशीन आपके पास एक है, वर्कर एक है, इट इज गुड. अगर आप 4 हमने स्टार्ट किया, हमारे पास एक मशीन है, एक लेबर है, हमारा काम थोड़ा सा अच्छा हुआ, हमें लग रहा है कि वी कैन डू बेटर, हमने एक मशीन और ले ली, तो हम क्या करेंगे, एक वर्कर और लेंगे. ठीक है, सिमिलरली उस चीज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम जब हमें लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है. नेक्स्ट इज बेस्ट वे टू जनरेट सरप्लस. सरप्लस हमारी वो क्वांटिटी होती है जितनी जो हमें रिक्वायरमेंट हो उससे ज्यादा जो होती है, जो एक्स्ट्रा हमारी क्वांटिटी बचती है, उसको हम सरप्लस बोलते हैं. तो सरप्लस इनकम जनरेट करने का भी बेस्ट तरीका है कि जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा मैं कहीं ना कहीं जनरेट कर रही हूँ, या फिर अगर मैंने जितनी क्वांटिटी ऑफ पीसेस सोचे थे कि मैंने 10 गारमेंट बनाने हैं, बट अगर मेरे बिक रहे हैं साथ साथ, तो आई कैन जनरेट मोर, आई कैन प्रोड्यूस मोर गारमेंट्स, क्योंकि मेरे पास लेबर भी है, मेरे पास फैब्रिक भी है, मेरे पास मशीनरी भी है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि हाँ मेरी इस मंथ में सैलरी आएगी. उस चीज के लिए आपको डिपेंडेंट नहीं होना. डेली का प्रॉफिट आएगा आपके पास अगर आपका खुद का बिजनेस है तो. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि जो क्या करे, मार्केट में किस चीज की नीड है वो आइडेंटिफाई करे. जैसे अभी हमें एग्जाम्पल दिया था ऋतु ने कि टेलर नहीं है आसपास. एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज a market need and invest money and other resources to produce a product or service. अब वो अगर बुटीक ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको जैसे ऋतु ने बोला बुटीक ओपन करने का, तो कहीं ना कहीं उनको मशीन की जरूरत रहेगी. वो सिंगल हैंडेडली वो हैंडल कर लेंगी सारी चीजें, बट स्टिल उनको
पैसा चाहिएगा स्टार्ट करने के लिए, बट एक बार जो लागत होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो मशीन हमारी क्या है, एसेट रहेगी हमारी मशीन। एसेट और लायबिलिटी पता है क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? एसेट जो हमारे पास सामान होता है, जैसे मशीन हो गया। और लायबिलिटी मतलब जो पैसे लगाता हो। एसेट हमारा, चलो कहीं ना कहीं आपकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत सही है। एसेट हमारा वो होता है जिसपे हमने इन्वेस्टमेंट तो की है, बट हमें वो प्रॉफिट भी दे रहा है। मशीन पे हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट उसको यूज करके हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अनलाइक एनी अदर थिंग, जैसे लायबिलिटी में आप, लायबिलिटी का कोई एग्जांपल दे सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो की है, बट वो उससे आपको अर्निंग नहीं हो रही है? कार, बाइक्स, आप लगाते हो पैसा, बट आप उससे अर्न नहीं करते हो, आप उनको पर्सनल यूज के लिए करते हो काम, ठीक है। बट आपकी जैसे सुइंग मशीन हो गई, सिलाई मशीन जो है, उस पे आप पैसा एक बार ही लगाते हो, बट उस पे काम करके आप पैसे कमा रहे हो, तो वो आपका एसेट हो गया। Entrepreneur has the desire to invest money and other resources. Resources include money, knowledge about product, service, technology required, material required, human resource required. अब एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होता कि आप बस उठ के आपका मन किया आप बन गए, नहीं। आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। बेसिक पहली चीज, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। वो नॉलेज है तो आप एक्शन लोगे। एक्शन किस बेसिस पे ले रहे हो? ऐसा नहीं है ना कि आपने देखा कि हाँ मुझे यहाँ रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है, आपने वहां बहुत सारा पैसा लगा दिया, बट आपने ये तो नहीं एनालाइज किया कि आसपास तो गांव है, लोग तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि रोटी की थाली के लिए 250 रुपए देंगे, वो आके नहीं करेंगे, वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। नॉलेज होना, कहाँ आप क्या चीज कर रहे हो, किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। अब एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज, फर्स्ट इज गोल सेटिंग। कुछ ना कुछ गोल होना बहुत जरूरी है। विदाउट गोल आप इनिशिएट नहीं कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। जैसे मैं आई विल कम अगेन टू एग्जांपल ऑफ ऋतु, कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी सोचा है कि उनकी खुद की तो होगी ही होगी, जो और लोग हैं आसपास के उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उनका मे बी मेजर गोल है मनी अर्न करना, बट वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके मनी अर्न करेंगे। रिस्क टेकिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि मे बी 50-50 कि चल भी सकती है चीजें, नहीं भी चल सकती हैं, बट गट फीलिंग भी हमारी बहुत मैटर करती है इस चीज में, हमारी नॉलेज भी बहुत मैटर करती है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1% हमारे माइंड में है कि यार बिजनेस नहीं चला तो छोड़ रहन देते हैं, नहीं। कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेने पड़ते हैं इन चीजों में। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ऐसे आते हैं बिजनेस में कि आपको रिस्क लेने के ऊपर लेने पड़ेंगे। इनिशिएटिव टेकिंग, एंटरप्रेन्योर आपका इनिशिएटिव टेकिंग होता है, मतलब कोई भी चीज शुरू करने वाला। उस कोई और आके उसको नहीं बोल रहा कि आपको ये चीज करनी है, आपको काम करना है, आपको कंपनी जाना है, आपको अपने लिए कुछ और डेवलप करना है, कोई और नहीं बोलेगा उसको, उसने खुद देखना है। वो इनिशिएट करेगा, वो स्टार्ट करेगा किसी चीज को और वो खुद उसके ऊपर वर्क करेगा। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब कि जो चीज उन्होंने ठानी है उस चीज को करके रहना, ठीक है, उस चीज पे लगातार मेहनत करना, रुकना नहीं या हार नहीं मानना। अगर आप डिफीट भी हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम आपके पास आती भी है, स्टिल उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं ट्राई करते हो उसको सॉल्व करने का, वो हमारी परसिस्टेंस होती है।
नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सीकिंग। किसी भी चीज के बारे में आपको जितना पता है जरूरी नहीं है, जरूरी क्या 99% ऑफ टाइम वो उतना ही नहीं नॉलेज होती कि आपको किसी चीज के बारे में इतना पता है तो वर्ल्ड में इतना ही एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, इस वॉल से इस वॉल तक अगर आपको पता है तो इससे इस तरफ जितना है वो आपको नहीं पता। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन होती है जो हमें नहीं पता होती। हर चीज के अंदर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन होती है। तो एन एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी रेडी कि उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने को मिलेगा। वो ढूंढता रहे इन चीजों को कि हाँ मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। कंसर्न फॉर क्वालिटी, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। क्वालिटी बेसिक चीज है कि ऋतु आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्वालिटी बहुत बेसिक चीज है कि जब तक आप क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। इनोवेशन, कुछ नया देना। जो चीज ऑलरेडी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को आप प्रोड्यूस करोगे तो वो कहीं ना कहीं इतना नहीं चलेगी चीज। अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज लॉन्च कर रहे हो तो पीपल अट्रैक्ट भी होंगे और खरीदेंगे भी उस चीज को। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमने पढ़ा अभी कि प्रॉब्लम, कोई भी चीज आप अगर कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई एंटरप्राइज, कोई स्मॉल बिजनेस, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 10 बुटीक ऑलरेडी हैं और आप सोच रहे हो कि मैं बुटीक खोल लेती हूँ तो वो क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? नहीं। नो मैम। नो मैम। हाँ, वो ऑलरेडी जो चीज है सबके पास, उनके पास 10 ऑप्शन और है, वो कहीं और भी जा सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हुई। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ ठीक है। नहीं भी है तो मुझे ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं खुद संभाल लूंगी। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक प्लानिंग। हर चीज को प्लान करके चलना, हर स्टेप को प्लान करके चलना। डायरेक्ट ऐसे जंप नहीं करना, यहाँ से यहाँ चलो, फिर यहाँ चलो, फिर यहाँ चलो, डायरेक्ट नहीं कभी भी। वो आपका फ्रूटफुल इनकम नहीं रहेगा कभी भी। ये कर चुके हम। Helping people to access their business ideas. Empowerment through enterprise. ये बहुत कि किस चॉइस का आपका प्रोडक्ट है, जिस चीज पे आप काम करना चाह रहे हो, जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो, वो प्रोडक्ट आपका कैसा है, उसमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, क्या वो एक नया आइडिया या फिर एग्जिस्टिंग आइडिया है। एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड क्रेडिट। क्रेडिट हमारा अमाउंट जो हमें बैंक से मिल सकता है, लोन मिल सकता है, वो हमारा क्रेडिट होता है, सारा जो भी अमाउंट होता है। रिसोर्सेज हमारी जो चीजें, रॉ मटेरियल हो गया। अगर मुझे बुटीक में स्टिचिंग करनी है या फिर अगर मुझे अपना खुद का कोई शोरूम खोलना है तो मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगी? कपड़ा बोले तो जो आप कपड़ा मीटर के हिसाब से लेने जाते हो, जिससे काट के गारमेंट्स बनाते हो, वो हमारी रिसोर्सेज होगी। क्या आप बटन क्या लगा रहे हो, जिपर कौन सा लगा रहे हो, वो सारी चीजें हमारी रिसोर्सेज में आ जाती है या रॉ मटेरियल में। रोल्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि डिसीजन आपको डेली डेली लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ छोटा मोटा बड़ा डिसीजन डेली आएगा आपकी लाइफ में लेने के लिए। तो आपको आपकी गट फीलिंग पे भी बहुत वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। आप श्योर होने चाहिए चीजों में और आपको स्किल्स वैसी आनी चाहिए कि आप कोई डिसीजन ले सको। जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं होगा उस चीज के बारे में आप डिसीजन भी नहीं ले सकते कभी। मोबिलिटी, इंटरैक्शन विद पीपल, इंक्रीज मोबिलिटी एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज। मोबिलिटी आपका
एक जगह स्थिर ना रह के कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से कांटेक्ट करना। जितना लोगों से कांटेक्ट करोगे उतने आपके नेटवर्क भी बनेंगे। कंट्रोल ओवर एसेट्स, आपके पास एसेट्स कितने हैं, कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए और आपका कंट्रोल होना चाहिए इन चीजों पे। कलेक्टिव नेगोशिएशन एंड एडवोकेसी, पोजीशन ऑफ पावर, कलेक्टिव स्ट्रैटेजी। बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ सकती है, वो सारी स्ट्रैटेजी जैसे और ब्रांड्स अभी क्या प्ले कर रहे हैं, नायका वाले क्या प्ले कर रहे हैं, बाय टू गेट वन समथिंग समथिंग, देखी है ना डील्स, सबने देखी होगी कुछ ना कुछ डील्स, वो हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं सारी। नेक्स्ट आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, ये आप लोग करेंगे। एक्सरसाइज, दिस इज आल्सो एक्सरसाइज। चलो अभी जो हमने 8th यूनिट की है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर बिजनेस, ये सब ये क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट इज बिजनेस आइडिया जनरेशन। आइडिया कैसे जनरेट होता है बिजनेस के लिए? बिजनेस आइडिया जनरेशन में क्या है आपका? The ideas for initiating enterprise activities can be generated by involving the participants in brainstorming discussion. Brainstorming हमारा क्या होता है? Brainstorming होता है हमारा, कोई भी एक चीज हमने टॉपिक पकड़ा, एक टॉपिक, उससे रिलेटेड हमारे माइंड में उसी सेकंड में जितने थॉट्स आए, जितने वर्ड्स आए, हमने सब लिख लिए। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया समर, गर्मी। कैन यू गाइज टेल मी, गर्मी से रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं अभी इंस्टेंट? Any word, ma'am. Anything related. Yes, any word. Sweating. Cotton clothes. Yes. Sweating. Yes. And ACs, fans. Yes. Ice cream. Ice Yeah, cream. very good. Lemonade, नींबू पानी। ये हाँ हाँ, मन कर गया क्या मैंने था? यस। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। ये क्या था, ये मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी कि एक वर्ड लिया मैंने, उसके सराउंडिंग जो भी वर्ड्स आए वो मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। इंस्टेंटली जो वर्ड्स आते हैं उससे आपको पता लगता है कि वहां किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है, फिर आप उस पे से कोई प्रॉब्लम उठा के उस पे वर्क करते हैं। समर तो खैर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई जस्ट वांटेड टू टीच यू गाइस की ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी एट 3 levels, 3 लेवल पे हो सकती है ये। चेंजिंग नीड्स ऑफ पीपल ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंज इन कल्चर एंड एनवायरमेंट, दीज चेंजेस कैन बी इन any area of a person's life: food, clothing, technology, communication, fashion, lifestyle, etc. New products, services for these requirement offer new opportunities for business. अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है। कैन यू गाइज टेल मी कि 2 साल पहले आप जहाँ रहते थे वहाँ क्या चीजें वैसे ही सेम है? 2 तो बहुत कम हो गया, लाइक 5 साल पहले वहाँ सेम चीजें थी, सेम टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल सब कुछ सेम था जैसा आज है? नो मैम। क्या क्या चेंजेस है? मैम मेट्रो स्टेशन हो गए, पहले नहीं थे इतने यहाँ पे। फिर फ्लाईओवर्स बन गए, मॉल्स बन गए, फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होने लग गई। पहले लेबर्स ज्यादा दिखते थे, अब इतने नहीं दिख रहे, अब टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है। इतना ही, और भी बहुत सारी चीजें कि यहाँ पे पेड़ पहले बहुत थे, अब इतने नहीं दिख रहे। सारे पेड़ कम होते जा रहे पेड़। और फिर गर्मी भी पहले ठीक ठाक थी, अभी अचानक गर्मी ज्यादा आ रही है। पहले बारिश ठीक ठाक आती थी और अब वो भी नहीं आ रही। ठीक है, रोना नहीं पर, ठीक है, बहुत ज्यादा बता दिया तुमने तो। देखो अब जैसे चेंज
एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ डेवलपमेंट. मैम बारिश हो रही है. ठीक है. जो अब हमारा एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग्स है हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं. कैसे? जैसे अभी इन्होंने बताया, विनीता ने, कि मॉल्स हो गए हैं ज्यादा, टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होने लग गया है. तो कहीं ना कहीं कैन आई से विनीता कि जहां हम कैश पेमेंट करते थे वहां लोग आज पेटीएम यूज कर रहे हैं. यस मैम. या यूपीआई यूज कर रहे हैं, कोई भी आप. यस मैम. है ना? हाँ तो हाँ. ये क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी. हम्म. टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से कोई एक हाँ. ऐप, यूपीआई जो है वो हर शॉप पे रखे जाते हैं. शॉप पे भी नहीं, रेडी पे भी रखे जाते हैं. हाँ मैम, रखे जाते हैं. है ना? हाँ तो हाँ. ये मेरा इन्वायरमेंट, सराउंडिंग के हिसाब से जो मेरा चेंज है वो है, ठीक है, एडवांसमेंट. ये मेरा एक आइडिया जनरेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. All value addition products could be placed here. For example, jams, squashes, pickles, spices, rugs from wool, craft item from raw material, etc. Local raw material, etc. अब existing कोई मेरे पास product है, उसका कुछ नया use. जैसे spices है. स्पाइसेस ज्यादातर हम किस चीज में डालते हैं? स्पाइसेस क्या होता है? स्पाइसेस मसाले. मसाले हम ज्यादातर किस चीज में डालते हैं? करी, सब्जी. सब्जी में. ठीक है, बेसिक सब्जी में, रोटी के साथ हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं. बट क्या आज के टाइम पे वो लिमिटेशन है कि वो सिर्फ सब्जी में ही डलेंगे? नो मैम. उन्हीं मसालों को यूज करके क्या क्या बना सकते हो सब्जी के अलावा? Ma'am, can I give one example? Yeah, sure. See, I think last year I bought something from this Itokri. There is one website. Okay. So as a compliment, they have sent one small sachet filled with all these spices, which can be put in the wardrobe. It has a beautiful smell. And see, and then I was thinking, see, all these days we were using all these spices, but we never realized it would be used for this. Yes, very good example. very good example. कि हाँ, जो चीज एग्जिस्टिंग है, हमें उसका यूज हम किस और तरीके से कर रहे हैं हमें पता भी नहीं. यू सी, अब ऐसी भी वो आ रही है धूप बत्ती जो होती है, जो हम भगवान जी के आगे लगाते हैं. लाइक भगवान जी को हम फूल चढ़ाते हैं, चढ़ावा होता है हर जगह. देखा होगा अपने मंदिरों में कोई ना कोई फूल चढ़ता है उनको. उसको क्या कर रहा है? फूलों को यूज करके, फूलों को कंप्रेस करके पाउडर फॉर्म में बना के उनसे लोग अगरबत्ती बना रहे हैं. हैव यू गाइस हर्ड दैट? नो मैम. दिस इज वेरी इनोवेटिव कि कोई चीज थी तो हमारे पास, बट हमें उसका अलग तरीके से यूज नहीं करना आ रहा था. वो वेस्ट जा रही थी, उसको हम उस तरीके से नहीं यूज कर रहे थे. वो मुझे स्पाइसेस वाला बहुत परफेक्ट एग्जांपल लगा. आप लोगों को समझ आया उन्होंने क्या बोला है? Small sachets filled with spices, which can be kept in wardrobe as air freshener, and it gives a beautiful smell to the clothes also. मैम स्पाइसेस की? हाँ, Yeah, some spices. Yeah. स्पाइसेस में वो नहीं, जरूरी नहीं है वो आप कि वो स्ट्रॉन्ग नमक स्मेल और नहीं है? लाल मिर्च को ही लेके चलो. नहीं मैम, वो तो समझ में आ गया, पर फिर भी स्पाइसेस मतलब किस टाइप के स्पाइसेस थे जो इसको यूज करा? ऐसे मेरे को समझ में नहीं आया एक तरह से. मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल है कैसे? मतलब Some spices which have a very pleasant odor, I have not opened it and seen, but I know it is spices inside. आप इसको ना सर्च कर सकते हो ऑनलाइन.
आपको Yes, मिल ma'am. जाएगा सिमिलर समथिंग, उससे आप प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर भी पहुंच सकते हो। Okay, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज identify products from the problems people face in the given area. New ideas may provide development of product services to overcome these problems. अब हमारे पास हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है और हम उसमें से प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं। क्या हम प्रोडक्ट उस एरिया में दे सकते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाए। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लैंड बेस्ड हमारा ये बेसिक चीजें आप देख लो। एग्रीकल्चर में हमारा लैंड बेस्ड रहती है सारी चीजें, वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्लावर, ग्रेन्स। एनिमल बेस्ड में पोल्ट्री हो गया आपका, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, बाकी सारे। उसके बाद अगर आप किसी चीज को एग्रीकल्चर में पहले क्या था, नॉर्मल जो आपका सीजनल फ्रूट्स आते थे, सीजनल वेजिटेबल्स आते थे, वी यूज टू ईट दैट। उसके अलावा हमारी उस टर्म को मुझे ना वो टर्म पर्टिकुलर ध्यान नहीं आ रही कि जैसे क्यूक्यूम्बर है, क्यूक्यूम्बर पर्टिकुलरली बहुत बार ऐसा भी होता था कि बहुत कड़वा निकलता था। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसे क्यूक्यूम्बर भी हैं जो कि कहीं ना कहीं विदाउट एनी सीजनल इम्पैक्ट, वेदर क्या चल रहा है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, उसके इम्पैक्ट के बिना ही लोग उनकी फार्मिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मुझे ना पर्टिकुलर टर्म नहीं ध्यान आ रही है अभी। ऐसे बड़े बड़े वो टेंट्स लगा के और उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करके। आपने देखे हैं 2 टाइप्स के क्यूक्यूम्बर, खीरा जो आता है मार्केट में। ग्रीन हाउस मैम। नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। नर्सरी मैम, नर्सरी में जो पौधे लगाए जाते हैं। क्या नर्सरी में बहुत सारे पौधे भी लगाए जाते हैं, फल फूल भी लगाए जाते हैं। नर्सरी नहीं, नर्सरी अलग चीज होती है। वो ना टेम्परेचर उसका मेंटेन्ड होता है, उसको उसकी फार्मिंग इस तरीके से होती है कि आपको वो कड़वे खीरे नहीं मिलते हैं। खीरे आपने देखे तो होंगे ना 2 टाइप के, एक तो सीजनल आता है, ठीक है, एक बिल्कुल ही बहुत ही ग्रीन आता है, प्रॉपर ऑल ओवर ग्रीन। वो कड़वा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन है। ठीक है, देखा है सबने खीरा? मैम बहुत देखा बेसिक। है, हमने तो देखे हैं, मेरे शॉप में दोनों खुद ना, ही आती है। हाँ, ग्रीन वाली भी आप आती है, व्हाइट वाली भी आती नेक्स्ट प्रोसेसिंग रिलेटेड, ड्राइंग, पाउडरिंग, पैकेजिंग, प्रिजर्विंग सीड्स, फ्रूट, स्पाइसेस, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? ड्रेस बन सकती है, फैंसी शूज आइटम्स, टॉयज, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स। ट्रेड आप क्या क्या कर सकते हो? ग्रोसरी, टी शॉप, वेजिटेबल वेंडिंग, फायरवुड, फ्रूट शॉप। सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो? होटल, टी शॉप, मेकिंग स्वीट्स, फैन शॉप, साइकिल की रिपेयर शॉप, हेयर कटिंग, ब्यूटी पार्लर्स, टेलरिंग शॉप्स, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। ये हमारी सर्विसेज में आ गया सारी। Several starting points for the generation of business ideas can be used. Brainstorming sessions, हाँ, अब ये हमारे बहुत स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। आप इनमें से किसी भी चीज के ऊपर काम करना चाहो कर सकते हो। जैसे अभी सर्विसेज में ऋतु वाला एग्जाम्पल, जो टेलर शॉप बुटीक का एग्जाम्पल था, वो मेरा टेलर शॉप के अंदर आ जाएगा सर्विसेज में, कि वो लोगों को मॉनेटरी सर्विस दे रही है, कि वो लोग उनको किसी काम के लिए पैसा देंगे और वो काम कंप्लीट करके उनको देंगी। उसके अलावा आपका क्या हो सकता है? ग्रोसरी, जो आप फ्रूट्स लेने जाते हो, सब्जियां लेने जाते हो, वेजिटेबल वेंडिंग, ये सारा भी आपका कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है। सेक्टर्स होते हैं, एक तो हम कॉलोनीज में रहते हैं, उसके अलावा हम सेक्टर्स में भी रहते हैं। ठीक है, लोग सेक्टर में रहते हैं, सेक्टर आपके डिफरेंशिएटेड होते हैं कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, कहीं ना कहीं आपके आसपास एरिया में होगा, कोई ना कोई अलग कॉलोनी होगी। ठीक है, इनिशियली अगर कोई चीज बनी है,
वहां अगर कोई भी शॉप नहीं है तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके कोई एक इंसान या कोई पार्टनरशिप में होके वहां पे वो चीज ओपन करते हैं, एक शॉप ओपन होगी। अगर आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी में सब्जी वाला नहीं है कोई, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम कोई एनालाइज करेगा। वहां एक सब्जी वाला अगर बैठ जाएगा तो उसका कितना प्रॉफिट होगा, लोग, सारी कॉलोनी के लोग सिर्फ उसके पास आएंगे। ठीक है, ये हमारे एरियाज हैं ये सारे। मैम फर्नीचर, हमारे अरुणाचल में तो एक ही शॉप में ही सारा सामान रखा जाता है, हमारे एरिया में ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। हाँ तो बहुत अच्छा है ना, आप खोल रहे हो अपनी एक और। मेरे हस्बैंड चलाते हैं, हम तो घर पे रहते हैं। ओके, आप अपना अगर बुटीक खोल रहे हो तो बुटीक के साथ साथ आप जरूरी नहीं है ना सिर्फ कपड़े का रखो सामान, आप पिन्स भी रख सकते हो, रबर्स भी रख सकते हो, क्लचर्स भी रख सकते हो, ये चीजें भी जाती हैं सारी बुटीक में। तो बेसिक रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेसिक रूल्स क्या है? ऑल आइडियाज एंड सजेशंस आर वेलकम। आई टोल्ड यू कि उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा, जो दिमाग में आ रहा है उस वर्ड से कर दो, लिख लो, सिर्फ लिख लो, हमें नहीं पता आगे कैसे कब काम आ जाएगा। नो क्रिटिकल जजमेंट इज रिक्वायर्ड। हमने भी खुद से भी नहीं सोचनी ये चीज कि हाँ कोई आपको जजमेंट मिलेगी, अच्छा आपने ऐसा वर्ड लिखा, नहीं, जो भी आ रहा है, जो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टेंट जो आ रहा है आप वो लिखो। क्वांटिटी नॉट क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ आइडियाज, जितना ज्यादा मैंने लिखा, जितना ज्यादा मेरे दिमाग में शब्द आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्टेज पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये अच्छा है या नहीं है। कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडिया इज सॉट। उसके बाद जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं तो हम इस चीज पे वर्क करते हैं कि क्या चीज का किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या नया आइडिया जनरेट हो सकता है। Four starting points are skills the person have, available resources, products or services which are not available in community, institutional demand। स्किल्स क्या है? स्किल्स एक इंसान जो पोजेस करता है वो उसके स्किल्स होते हैं, जिस चीज में वो माहिर होता है। कोई इंसान कलरिंग में बहुत माहिर होगा, उसकी स्किल्स, कलरिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, हम ऐसे बोलेंगे। कोई कपड़े सिलने में बहुत अच्छा होगा, उसको वी कैन से कि उसकी स्टिचिंग की स्किल्स बहुत अच्छी है, ठीक है। या फिर कोई कंप्यूटर चलाने में बहुत अच्छा है, उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी है। आप लोग मुझे बता सकते हो सब में एक एक कि आप लोगों की क्या क्या स्किल्स हैं? ऐसे मत कहना कोई स्किल ही नहीं है हमारे अंदर। तो बोलो, एक एक स्किल कुछ तो होगी, सब में होती है स्किल्स। मैम स्टिचिंग और ड्राइंग का। वेरी गुड, नेक्स्ट। मैं तो स्केचिंग कर लेती हूँ, या कुछ मूड होता है कभी अपना कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। जब मूड ऑफ होता है तो अपना गाना चला लेती हूँ, गाना सुन लेती हूँ, काम खत्म कर लेती हूँ, ऐसे करती वो हूँ मैं। स्किल नहीं हुआ ना, नहीं 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 नहीं, वो स्किल्स नहीं हुआ। स्किल्स जिस चीज में जब मैं आप अच्छे हो। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, मैंने बहुत सारी कॉपियां भरी थी उसमें स्कूल टाइम में, मॉडल सब वो बना हमें क्या बना के पता रखी अब थी। आपने कॉपियां अच्छी भरी थी खराब भरी थी, स्किल बताओ। सही बात। अच्छी अच्छी थी। हाँ मैम अच्छी थी, मेरी मैडम सब तारीफ करती थी मेरी। चलो गुड। ठीक। और किसी की कोई स्किल नहीं है? मैम पेंटिंग और मिनिएचर आर्ट पेंटिंग में, मेहंदी के फॉर्म में। मिनिएचर क्या आर्ट। मेहंदी मेहंदी में डिपिक्ट करने में। वेरी गुड, ग्रेट। एनीवन एल्स? चलो लेट्स मूव नेक्स्ट। स्किल्स होनी चाहिए इंसान के पास, उसके अलावा रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। रिसोर्सेज जैसे आप, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, किसने बोला था अभी? मेहंदी। मैम मैंने।
विनीता ने ना, हाँ, Yes, ma'am. लेट्स सी कि उनको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, ठीक है, बट उनके पास रिसोर्स नहीं है, उनके पास हेना है नहीं ना, उन हेना कि मेहंदी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से मिलती है हमें मेहंदी? हिना लीव्स होती है ना, तो उसको पीस कर बनाया जाता है मैम मेहंदी। हाँ, लेट्स सी कि आपको लगाना तो बहुत पसंद है, बनाई जाती पीस। हाँ, लगानी तो बहुत पसंद है, बट आपके आसपास एरिया में कहीं है नहीं, तो क्या अगर आप कोई बिजनेस करोगे वो सक्सेसफुल रहेगा? नो मैम, नहीं रहेगा। उसके लिए आपको ये भी देखना है, मे बी अगर आप करना चाहो तो आप लेके आ सकते हो कॉन्टिन्यूटी में, बट आपको ये भी देखना है कि जो चीज आपके पास इजीली अवेलेबल रहेगी उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि हमारे पास फिलहाल एक एग्जांपल है अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए कि फ्रूट्स अवेलेबल है कहीं पे, फ्रूट्स, जैम खाया है सबने, फ्रूट जैम, यस मैम। ठीक है, फ्रूट हाँ, जैम। खाया है तो। इतना क्यों खुश हो रहे हो फिर रेतु? परेशान कर रहा है। चलो ठीक है, म्यूट रखो। इसलिए म्यूट रखी हूँ। हमारा जो है फ्रूट, जो हमारा रिसोर्स हो गया है, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? जैम, क्योंकि वो फ्रूट से बनता है। सिमिलरली जैसे मेहंदी है, हेना का क्या होता है? प्लांट होता है, ठीक है, मेहंदी का एक पौधा होता है, वो हमारा रिसोर्स हमारा क्या रहेगा? पौधा, और हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा? मेहंदी, ठीक है, ये हमारी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट और सर्विसेज नॉट अवेलेबल इन द कम्युनिटी। कहीं पे कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, उस चीज को अवेलेबल कराना भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है। मेरे आप, यहाँ तो नहीं है अवेलेबल, मेहंदी भी नहीं मिल पाती यहाँ पे जल्दी। हाँ, अगर आप उस चीज को अवेलेबल कराओगे, कहीं से आप लेके आ रहे हो, तो वो भी एक बिजनेस होगा, ठीक है, उससे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि गांव में, लेट्स सी कि किसी गांव में क्या है, शॉप नहीं है जिसपे टूथपेस्ट या आपके जो घर का सामान है वो मिलता हो, तो सबको कहीं बाहर जाना पड़ता है, गांव से बाहर जाना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। बट अगर मैंने एक गांव में, वो उस गांव में एक छोटी सी शॉप ओपन कर ली, छोटी सी शॉप, जिसपे मैं सोप्स भी दे रही हूँ, मैं टूथपेस्ट भी दे रही हूँ, मैं असेंशियल जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट का सामान है मैं वो सारा प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या लोग बाहर जाएंगे लेने? फिर नो पास से मैम। ही लेंगे लोग। पास से ही लेंगे, बेशक मैं उनको वो प्रोडक्ट 5 रुपए महंगा दे रही हूँ, वो फिर भी मुझसे लेंगे। क्यों लेंगे? उनके एरिया में सारी चीजें नहीं मिलती है ना, इसीलिए, इसलिए 5 रुपए महंगा जरूर लेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि उनका किराया भी तो लगेगा ना जाने का, आने जाने में भी जाएगा कुछ पैसा, कुछ सामान वो लेके आएंगे, और कुछ सामान बेशक वो 5-7 रुपए हम हमारी शॉप से महंगा ले रहे हो, बट उनको कहीं ना कहीं वो फिर भी सस्ता पड़ेगा, जितना वो पे कर रहे हैं पहले ही उससे तो सस्ता पड़ जाएगा। It saves time also. क्या? It also saves time. यस, टाइम भी, उसके अलावा एनर्जी भी बहुत बचाएगा। कौन इतनी दूर दूर जाए, कौन कितना सामान लेके आ सकता है? पास में कोई चीज है तो आप 3-4 चक्कर मार के जा सकते हो, यू कैन गो 2 to 3 times एंड ब्रिंग एनीथिंग in small quantities what your hands can hold. You can bring 2 polythenes at a time. बट अगर आप बाहर से आ रहे हो तो कितना ज्यादा सामान लेके आना पड़ता है एक बारी में, उस चीज का एफर्ट भी सेव करेगा। Institutional demand. This focuses on the need of institution like hospital, tea shops, small factories, hotels in the neighborhood where products are marketed. Institutional demand हमारी वो डिमांड होती है जो कहीं हमारे पास लेबर है, लेबर बोले तो हमारे पास कस्टमर है, बट हमारे पास वो
चीज नहीं है जो उनको चाहिए। जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, लेबर जो है, टेलर्स जो हैं वो कपड़े बनाते हैं, उनको दोपहर का हाफ आवर फ्री होता है, उनका लंच ब्रेक है, लेट्स से वो 10 मिनट लंच ब्रेक करके, एंड हाफ आवर का लंच ब्रेक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मे बी फैक्ट्रीज जहां होती हैं, आप कोई ऐसे एरिया में गया है जहां फैक्ट्रीज होती हैं? एनीवन? No, ma'am, but we know they have a lunch break. दे हैव अ लंच ब्रेक, ओके। तो Yes. जरूरी नहीं होता कि सभी जो वर्कर्स होते हैं वो घर से खाना लेके आते हैं। मे बी पीपल जो मैरिड हैं, दे माइट ब्रिंग लंच। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं लंच लेके आते, बिकॉज दे कैन बी मैनी सर्कमस्टेंसेज, मे बी कि वो मैरिड नहीं है या उनको टाइम नहीं लगता, बैचलर्स है, दे डोंट कुक, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो अगर मैं उस एक फैक्ट्री के बाहर एक छोटी सी शॉप खोलूं जिसपे मैं टी भी प्रोवाइड कर रही हूँ, बिस्किट्स भी हैं, मट्ठी भी है, अलॉन्ग विद दैट मैं लंच भी प्रोवाइड कर रही हूँ इन 30 to 40 रुपीज। ये आपने देखा भी होगा बहुत जगह लगा हुआ कि कड़ी चावल और समथिंग समथिंग इन 30 रुपीज, इन 40 रुपीज, इन 50 रुपीज, एंड पीपल बाय दैट। लोग खरीदते हैं उन चीजों को क्योंकि उनको जरूरत है उस चीज की। तो मैं ऐसी जगह पे वो चीज ओपन कर रही हूँ जहां उसकी जरूरत है, जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और लोगों को बाहर जाना पड़ता है कहीं पे, तो मे भी अगर मैं हॉस्पिटल के बजाय क्लिनिक भी ओपन कर लूं तो बहुत लोग क्लिनिक प्रेफर करेंगे, आएंगे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, वो मेरी इंस्टीट्यूशनल डिमांड है। क्लियर? Yes, ma'am. Group exercise. Next is unit 10, becoming an entrepreneur. Becoming an entrepreneur. Entrepreneur as a person. As a person, entrepreneur का कोई रोल मॉडल भी हो सकता है। रोल मॉडल कौन होता है? Who is a role model? One who has inspired us to take up some field. The person that he or she can be a role model. The person an entrepreneur can look up to. कि Yes. वो they can look up to them कि हाँ उन्होंने इतनी मे बी सेम फील्ड में, they can be in the same field कि उन्होंने ऐसा ऐसा फेस किया था but he still rose above that। तो वो कहीं ना कहीं से उनको इंस्पिरेशन मिलती है and they follow that path। हमने बचपन में भी रोल मॉडल के ऊपर कुछ एसेज लिखे होंगे जब हम स्टूडेंट थे, जब हम चिल्ड्रन थे। तो रोल मॉडल बेसिक वही होता है कि जिसको आप लुक अप टू कर सकते हो कि हाँ इनसे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ या इनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं अपने बिजनेस में हार मानने की बजाय और आगे जा सकता हूँ। ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म इज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर, अगर मैं हूं, मैं अपना कोई बिजनेस करना चाह रही हूँ और मैं पहले से ही नेगेटिव हूँ कि नहीं चलेगा, तो वो पैसे भी नहीं चलेगा। जब तक मेरा मेंटली मैं नहीं हूँ कि हाँ ये पॉजिटिव है, मैं मेहनत कर रही हूँ, ये चलेगा, तो वो जितना आप जिस डायरेक्शन में आप सोचते हो ना, उसी डायरेक्शन में आपका माइंड रिएक्ट करता है फिर चीजों के लिए। तो एन एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। टास्क रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड अचीवमेंट। कोई भी टास्क किया, कोई भी एक काम किया, उसके अंदर क्या प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट देख के ही मोटिवेशन आती है। ठीक है, जितना प्रॉफिट आएगा उतना मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ वी कैन डू बेटर, वी कैन डू बेटर।
वी शुड डू बेटर। रिस्क टेकर, ये मैंने बताया आपको कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपका कोई काम चलेगा नहीं। तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क से बचते रहोगे, सेफ प्ले करते रहोगे, तो आपको उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा जिस लेवल का आपने मे बी सोच के स्टार्ट किया हो कि हाँ आई कैन अर्न इन करोड़ फ्रॉम दिस बिजनेस, मैं करोड़ों में कमा सकता हूँ, मैं लाखों में कमा सकता हूँ इन अ मंथ। रिस्क लिए बिना वो चीज होगी नहीं कभी। नेक्स्ट इज ओरिजिनलिटी। आप किसी का कोई आइडिया कॉपी करके एंटरप्रेन्योर नहीं कहला सकते। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जिस चीज को ऑलरेडी और लोग कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन इनोवेशन। इनोवेशन आपकी वो चीज होती है जो एक आप नई चीज लेके आ रहे हो मार्केट में। अगर आपकी इनोवेशन ही नहीं है, आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं है आपके आइडिया में। दैट इज अ कॉपीड आइडिया, किसी को कॉपी करने वाला आइडिया हुआ वो। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड फोरसाइट। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब वो देखना चाह रहा है, वो देख सकता है, उसको पता है कि हाँ फ्यूचर में मुझे यहाँ तक लेके जाना है इस चीज को, या फ्यूचर में मुझे ऐसे काम करना है। तो अगर आपको आगे वाला वो दिख रहा है, मे बी आप इधर से इधर देख रहे हो, बीच के स्टेप्स आपको नहीं पता, बट आप इधर अगर गोल ओरिएंटेड हो, आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो कि आपको यहीं तक आना है, तो आप धीरे 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 वो स्टेप्स कर लोगे अपने आप आइडेंटिफाई। नेक्स्ट इज डेलीगेट यूनिकनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्या यूनिकनेस है एंटरप्रेन्योर्स की? फर्स्ट इज एटीट्यूड। Good habits are intricate to master, but once obtained, they become imperative assets. Many top executives have acquired the practice of start working in the early morning hours. Entrepreneurs have certain abilities, thinking about the following factors to avoid. हाँ, अब ये चीज तो कोई नॉवेल्स पढ़ता है? सेल्फ हेल्प बुक्स या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की Yes, भी कोई ma'am. बुक्स? ये चीज Yes, पढ़ी ma'am. आपने कि सुबह जल्दी उठना इज अ गुड हैबिट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ऐसा Yes, क्यों ma'am. है? ताकि अपना डे जो है पूरा वो प्रोडक्टिव हो। मान लो मैं 5 बजे उठ रही हूँ, बट मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मेरा डे प्रोडक्टिव कैसे रहेगा? मैम क्योंकि लेट उठेंगे तो दिन का काम नहीं होगा लॉजिकली। जो भी दिन भर का सेट टाइम टेबल होगा वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है। जल्दी उठेंगे तो हम्म। ऑब्वियसली मतलब डे प्रोडक्टिव होगा। Mind will be fresh in the morning, so माइंड विल बी our फ्रेश, बट मेरा वो work will be more efficient. यस एग्जैक्टली, मेरा माइंड जब फ्रेश होगा तो मेरा काम करने का मन उतना करेगा। ठीक है, और जो काम, ये चीज आप नोटिस करना, कभी भी जो काम आप दिन में 2 घंटे में कर रहे हो ना, अगर आप सुबह उठ के उस काम को कर रहे हो, इतने फ्रेश माइंड से करोगे, वो हाफ आवर में कंप्लीट हो सकता है बहुत इजीली, क्योंकि आपका माइंड सुबह सुबह डाइवर्टेड नहीं होता है। आपको पता होता है कि हाँ उठ के ये चीज करनी है, यू ओनली फोकस ऑन दैट थिंग। तो एंटरप्रेन्योर्स का भी एक ये गुड हैबिट्स जो होती हैं, सुबह उठ के काम करना या कोई चीज अधूरी ना छोड़ना, जो ये छोटी छोटी क्वालिटीज हैं, ये उनके एटीट्यूड में काउंट होती हैं। ठीक है, किसी चीज को नेगेटिव ना लेके जाना, इम्प्रूवमेंट ढूंढना हर चीज में। एटीट्यूड हमारे अब किस किस तरीके के हैं? करियर एटीट्यूड्स। It opts for a career which will permit you free to articulate yourself creatively as well as authorized personal and professional enlargement in his करियर एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपका ऐसा कि आप किसी को देख के भी अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेट होने के बाद आप
जरूरी नहीं है कि उस इंसान को ही फॉलो करते रहो। जब आपको पता लग गया है कि हाँ आप अपना करियर सेट कर सकते हो, आपका माइंडसेट वहां सेट हो चुका है करियर के लिए, तो आप उस चीज को वहीं छोड़ दो। आपका मतलब जहां तक आपका एटीट्यूड करियर को लेके होना चाहिए पॉजिटिव, वहां तक आपने सीख लिया। उसके बाद आप किसी को फॉलो मत करो, किसी और के पाथ पे मत चलो, यू मेक योर ओन पाथ। ठीक है, किसी को इतना फॉलो नहीं करना कि हाँ अगर मे बी वो सेम फील्ड में भी है, सेम काम भी कर रहा है, तो आप उसको इतना नहीं फॉलो करोगे कि सेम उस जैसा काम करने लग जाओ। नहीं, आप मोटिवेशन लो, आप इंस्पायर हो वहां तक कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ, एंड यू फोकस ऑन योर ओन। मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ डे अगर आप बैठ रहे हो सारा काम करके, तो यू कैन रिफ्लेक्ट कि आपने सारे दिन में क्या किया है, क्या वो वर्थ इट था, आप क्या चेंज और ला सकते हो। कुछ स्टेप्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने लिए हैं बट वो रिक्वायर्ड नहीं थे, तो यू विल मेक डिसीजंस कि हाँ इस चीज को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, या ये स्टेप जरूरी नहीं है कि मैं फॉलो करूं, या ये चेंज मैं ला सकता हूँ, ये कुछ मुझे ऐसा आज ऐसा करना चाहिए था बट मैंने ऐसा किया नहीं, तो वो चीज मैं कल करूंगा। ये होता है मैं रिफ्लेक्ट करना अपने आप को, अपना जो मेंटल माइंडसेट है उसको रिफ्लेक्ट करना। एट द एंड ऑफ डे आप बैठ के सोचो, खुद को टाइम दो कि सारे दिन में क्या हुआ है, सारी एक्टिविटीज को आप रिकॉल करो। उसके बाद लीडरशिप। लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स जिनके फॉलोअर्स हो। फॉलोअर्स तो इंस्टाग्राम पे भी होते हैं। वैसे नहीं मैम, बट जो एक कंट्रोल्ड इसमें मैनर में लीड कर सके, यू नो, जैसे कोई भी हम कहीं पे भी एग्जांपल ले, बी अ क्लासरूम और एनीवेयर वर्क प्लेस पे, तो हर किसी में वो क्वालिटीज नहीं होती है टू यू नो लीड दैट क्लान पर्टिकुलर ग्रुप और समथिंग। लीडर्स में एज पर यू लीडर्स में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए सो दैट दे कैन लीड? लीडर्स में मैम एक तो बेसिकली दे हैव टू यू नो मैनेज एवरीथिंग, दे हैव टू बी काइंड ऑफ, उनको वो इंचार्ज होते हैं, तो दे हैव टू उनमें वो एबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की, वो इन्फ्लुएंस करे उस ग्रुप को, वो गाइड कर सके काइंड ऑफ यू नो उनकी जो यस, टीम वेरी है, गुड गाइडेंस। नेक्स्ट, और क्या? गाइड करे, इन्फ्लुएंस करे, लाइक दैट। इट कैन बी एनीथिंग, बी इट अ पॉलिटिकल लीडर, फाइनेंशियल, बिजनेस, कहीं पे भी। ठीक है, गाइड। Problem देखो लीडर problem का एक, solvers. बोलो बोलो। मैम They हमारे should यहाँ be पे एक good. लीडर है जिसका नाम प्रेमा मालिक है, पूरा यकीनी और नाटो उनके अंडर में, कुछ भी जो भी होता है उनको बोला जाता है, कोई जॉब हो या किसी चीज का भी दिक्कत हो उनको बोलते हैं तो सब प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है। वही लीडर का काम होता है, देखना कि कौन के Problem किसको solving. क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। मैम हाँ ठीक है, वेरी गुड। बीना आप बोलो। Yeah, I was telling the same thing, ma'am. They should have good problem solving skills. यस, You गुड know, anybody प्रॉब्लम सॉल्विंग approaches स्किल्स। them with any problem, they should be able to provide proper solutions, यस। practical solutions. वेरी गुड। ऑल्सो जरूरी नहीं है कि उनके इतने इतने फॉलोअर्स हों। अ गुड लीडर शुड ऑल्सो बी गुड एट अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम समझना, टू हैव एम्पथी, दूसरे इंसान का दुख समझना, कि इफ दे आर प्रोवाइडिंग विद अ सॉल्यूशन उससे पहले उनको प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। अगर कोई दूसरे इंसान का दुख ही नहीं समझ रहा है तो वो उसको सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। दैट इज ऑल अ फॉर्मेलिटी। उनके अंदर क्या होनी चाहिए, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए
कि अगर कोई लीडर एक एरिया, पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं, कुछ एरिया संभाल रहे हैं अगर, तो दे डू सम काइंड ऑफ वर्क जो कि पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहता है। पब्लिक के लिए ही अगर नेगेटिव, पब्लिक का ही अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है किसी चीज पे, तो वो गुड लीडर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपके एरिया में भी कोई लीडर है, किसी एक छोटी सी चीज का भी कोई लीडर है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप रिप्रेजेंट आप करा रहे हो उसको। आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि आपको उसने कहीं ना कहीं आपको ऐसा फ्रूटफुल आउटकम दिया है। जो इंसान लीडर भी बना हुआ है आपका और आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा है, कोई डिसीजंस भी ठीक नहीं ले रहा आप लोगों की तरफ से, तो क्या आप उसको लीडर बनाना चाहोगे नेक्स्ट टाइम पे? आवाज नहीं आई मुझे, कौन क्या बोल रहा है? No, such a person cannot be a leader. हाँ, जब तक वो पब्लिक के लिए पॉजिटिव ना सोचे, पब्लिक के एंगल से ना सोचे, तो वो लीडर नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेना आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि ज़रूरी नहीं है कि सीधा 1-2 करोड़ का रिस्क ले, कोई नहीं, बहुत छोटे मोटे रिस्क से स्टार्ट करो, बट रिस्क आना चाहिए। रिस्क लेने से ही उसको पता लगेगा कि उसकी गट फीलिंग क्या है, क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है, इस चीज़ में वो कितना सीखा है। अगर हर चीज़ में सेफ प्ले करोगे कि कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, कुछ हम कोई नुकसान नहीं होगा, सेफ प्ले करोगे, तो कुछ सीखोगे भी नहीं लाइफ में। ठीक है, ये रिस्क टेकिंग आपका सिर्फ बिजनेस पे नहीं, इन जनरल अपनी लाइफ पे भी अप्लाई होता है। कि आप रिस्क नहीं लोगे, कोई नई चीज नहीं करोगे, तो आपकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना आना चाहिए, किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है वो बहुत जरूरी है। बिजनेस में तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होती है। किस चीज में डिसीजन लेने के लिए उसको सबसे पहले सारी चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे इंसान को नॉलेज ही नहीं है कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है या बिजनेस किस चीज का है, वो डिसीजन भी नहीं ले सकता। तो उसको खुद में भी यकीन होना चाहिए कि हाँ, मेरी ये कैपेबिलिटी है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेगा। जो खुद में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मुझे तो ये नहीं पता ये क्या होता है, मुझे तो ये नहीं पता ये क्या होता है, वो डिसीजन कभी नहीं ले पाएगा। प्लानिंग, कोई भी चीज प्लान करना। अब प्लानिंग हमारी क्या, प्लानिंग सिर्फ एक दिन की नहीं होती। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्लानिंग सिर्फ एक दिन की नहीं है। बिजनेस आपका चलेगा एडवांस, कि 1 महीने बाद तक क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, वो आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद और कौन कस्टमर आ रहा है, किस चीज को आप क्या दे रहे हो, इस महीने ऐसा है तो नेक्स्ट महीने कैसा रहेगा, सीजन के हिसाब से कैसे चीजें चेंज होंगी, प्रोडक्ट्स अगर अपग्रेड हो रहे हैं तो क्या कैसे क्या चीज चेंज होगी, क्या हम अपने अंदर भी क्या चीज चेंज कर सकते हैं, वो सारी प्लानिंग उसको करनी आनी चाहिए। स्टार्टिंग से लेके छोटी से छोटी चीज लेके से बड़ी चीज। प्लानिंग में आपका ये भी आ जाता है, tasks such as making contact with bankers, accountants, lawyers, others who facilitate the finance and legal aspects of your business. हर चीज बिजनेस में लोन लेना है तो कहाँ से लेना है, कितने इंटरेस्ट पे, कौन सी स्कीम पे कौन सा लोन मिलेगा, किस लॉयर से बात करनी है, अगर किसी कोई केस है जिसमें उलझे हुए हैं, या कोई केस हो सकता है, या कोई केस से बचने के लिए अगर अपनी कंपनी को कोई बचाना चाह रहा है तो लॉयर से कैसे कांटेक्ट करना है, ये सारी चीजें A to Z। अभी तो हमें लग रहा है कि बिजनेस छोटा होता है, छोटा बिजनेस भी छोटा होता है, बट उसमें भी हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो क्वालिटीज हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है? इसमें हमें लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी,
इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पंप्स। नेक्स्ट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न में आपका कंप्यूटर रिपेयर, प्रोग्राम डिजाइनिंग, कंप्यूटर मेंटेनेंस। Next is refrigeration and air conditioning mechanism, repair of AC, repair and maintenance of car AC। ये हमारी सारी सब कैटेगरीज हैं एक चीज के अंदर। अगर मैं टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर कर रही हूँ तो कंप्यूटर के साथ साथ सिर्फ मुझे नहीं है, ये नहीं है कि कंप्यूटर का सिर्फ एक इशू आना चाहिए, कंप्यूटर का सब कुछ पता होगा। आप किसी को बुलाते हो, कभी कुछ खराब हो जाता है, लेट्स से मोटर खराब हो गई है या आपकी बाइक या एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है, तो जो एक्टिवा वाला आता है क्या वो ऐसा कभी बोलता है कि मुझे तो इस वाली एक्टिवा का नहीं पता, दूसरी एक्टिवा के बारे में पता है? बोलता है ऐसे कोई? नो मैम। जिसको एक चीज एक सेगमेंट का पता है उसको उसके अंदर सारे पार्ट्स का भी पता होगा। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, ऑल्टरनेट मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनमें क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिज्म में और क्या क्या ऑल्टरनेट मोड हो सकता है? इसमें है हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एग्रो बेस्ड एंड अलाइड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, होम साइंस, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स। ये सारा मेरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि मैंने ऊपर अभी टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ा है सारा, ये वाला। ठीक है, ये मेरी टेक्नोलॉजी है सारी। तो इससे रिलेटेड मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, repair and maintenance is evergreen employment as once these goods are purchased its annual maintenance contract start। कोई भी चीज कोई भी इंसान खरीदता है तो उसको क्या करता है, सर्विस कराता है उसकी। एसी की सर्विस कराते हैं हम सब सीजन के अकॉर्डिंग, एक बार ले लिया उसके बाद हर साल सर्विस, हर 6 महीने बाद भी सर्विस कराते हैं लोग। तो इसमें क्या है, टू मेंटेन रिपेयर their types of good both of enterprise and proper training required। अब इन गुड्स को प्रॉपरली ठीक रखने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए इंसान के पास। ऐसा नहीं कि अपने घर का एक बार खोला था तो दुकान खोल दी और फिर कोई आ रहा है तो उसके घर जाके उसका ऐसी खोल के ऐसे ही आ गया कि बंद तो हो नहीं रहा है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज, अभी आपने ये भी देखा होगा कितने सारे मॉल्स बन रहे हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ बन रहा है, कोई मॉल बन रहा है, कोई सोसाइटी बन रही है, कोई प्रॉपर ऐसे सन सिटी टाइप कुछ बन रहा है। ये सारी हमारी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में आ जाता है, जिसमें हमारा क्या क्या होता है, पेंट, प्लम्बिंग, सैनिटरी वर्क, कैंपस की गार्डनिंग, कारपेंट्री। अगर हम एक चीज सेटअप कर रहे हैं तो उसके अराउंड और क्या क्या सेटअप हो रहा है वो हमारा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी होती है सारी। उसके बाद वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग क्या होती है, सुना होगा ना सबने वेल्डिंग। ना वेल्डिंग, किसी सामान को वेल्डिंग कर, जो टूट टूट जाती है उसको वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, मशीन द्वारा होता है। अगर मेरे घर का मग्गा टूट गया तो मैं वेल्डिंग करा दूं उसकी? ना मैम, उसका तो नहीं होगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वेल्डिंग किस चीज की होगी? जैसे मेटल, गेट हो मेटल गया, में भारी भारी चीजें। मेटल मैम, मेटल मेटल, फैब्रिकेशन। हाँ हाँ। तो हमारी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्रियल जो आइटम्स होते हैं या हैवी जो आइटम्स है, मशीनरी हो गई या फिर हम घर बनाते हैं तब भी हम वेल्डिंग कराते हैं, इन सब चीज़ों में आती है। ये भी हमारी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी होगी। एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चरल बेस्ड एंड अलाइड टेक्नोलॉजी। अब एंड ये हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर में हमारे
इंजन्स पहले किस टाइप के थे? पहले हम इन द वेरी बिगिनिंग लोग कैसे खेती करते थे? जो गाय के थ्रू, देखा है सबने? गाय नहीं होता था, वो होता था बैल होता था। हाँ, बैल के थ्रू। और कैसे करते थे? कोई चीज अगर उगानी है, मान लो बैल के थ्रू हमने मिट्टी प्रॉपर कर दी है, मिक्स कर दी है, हमने कोई चीज उगानी है तो हाथ से उगती थी? नहीं मैम, पहले वो खेती को अच्छी तरह हल से जोत के फिर उसको वो क्यारी बना बना के उसमें बीच बीच में वो बीज डाले जाते थे, बीच में थोड़ा खाद पानी डाल के तब जाके बीज ऐसे लगाया जाता। पहले ऐसे होता, आजकल में ना मशीन थ्रू हो गया, ट्रक के थ्रू हो गया, पहले तो ऐसी होती थी ना। हाँ, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है, कि पहले कैसे चीजें होती थी। पहले पानी किस टाइम आता था, कब पानी मिलता था लोगों को, खेत में पानी कैसे जाता था, ट्रैक्टर किस तरीके थे, किस तरीके के थे, हम फसलों को हाथ से उखाड़ते थे, काटते थे, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि वो मशीन चलानी है हमने, सिर्फ वो सारी जो फसल है वो कट के एक ऐसे ब्लॉक में बंध के निकल जाती है, ठीक है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, ये जो आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई डाई, फैब्रिक पेंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग, पेंटिंग, ये सारी हमारी पहले हाथ से होती थी। ये ट्रेडिशनल हमारी सारी आर्ट वर्क है, ये हमेशा से पहले से हाथ से होती थी। अब इस चीज को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है, ये मशीन द्वारा होने लग गई है। जो भी हम अपने गारमेंट्स पे प्रिंट देखते हैं, टाई डाई जैसा इफेक्ट देखते हैं या फिर कुछ ब्लॉक जैसा प्रिंट देखते हैं, वो पहले हाथों से होता था, लकड़ी के ब्लॉक से कार्विंग होती थी, उन ब्लॉक्स के अंदर कोई डिजाइन बनता था, डिजाइन पे कलर छपता था और फिर उसको छापा जाता था ऐसे ऐसे। अब क्या हो रहा है, अब इसको मशीन के थ्रू किया जा रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सेम प्रिंटिंग में भी ब्लॉक प्रिंटिंग, अलग अलग चीजों पे प्रिंटिंग। आपकी टी शर्ट्स पे क्या क्या प्रिंट होता है, बुक की बाइंडिंग पे क्या प्रिंट होता है, फाइल कवर पे क्या प्रिंट होता है, लेमिनेशन, क्लॉक एंड वॉच रिपेयर, डिजिटल वॉच रिपेयरिंग, ये सारा हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद हाउस होल्ड आइटम्स, बेकरी, कन्फेक्शनरी, फूड प्रिजर्वेशन, ड्रेस मेकिंग, कमर्शियल पेंटिंग, डॉल्स, सॉफ्ट टॉयज, जूट, क्राफ्ट, निटिंग, ये सारी चीजें पहले क्या होती थी, हाथ से होती थी। अब सारी चीजें मशीन के थ्रू हो रही हैं। जो भी छोटे मोटे काम है, अब तो जो चीज आप हाथ से भी करते थे ना, निटिंग आप हाथ से करते थे, निटिंग सिलाइयां चलाते हो या क्रोशिया वाला काम हाथ से करते थे, उनके लिए भी मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती है। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। आइडिया जनरेशन, फर्स्ट है आइडिया जनरेशन के लिए सिलेक्टिंग द आइडिया। आइडिया कैसे सिलेक्ट करोगे आप? बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपके पास जो जो आए हैं चीज, आइडियाज आए हैं आपके पास, उसमें से देखोगे कि इसमें से प्रॉब्लम किस चीज में है, कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है, किस चीज पे मैं वर्क कर सकती हूँ, वो मेरा सिलेक्टिंग एन आइडिया में आ जाएगा। और कभी भी सिर्फ एक आइडिया लेके उस पर नहीं काम करना, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड एक दो चीज और सोचते रहना है कि हाँ मे बी इस पे तो मैं पूरा 100% दे रहा हूँ, अगर ये नहीं होता तो इसके अलावा मैं ये चीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज पे बंध के नहीं बैठना होता कभी भी। उसके बाद जनरेशन ऑफ आइडिया। आइडिया वो जनरेट कैसे होगा, वो होगा बेसिक कि सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो आपका आइडिया जनरेशन है। जैसे ऋतु का है बुटीक ओपन करना, तो वो आपका दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका आइडिया जनरेशन है। सिमिलर एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि गांव में अगर शॉप नहीं है, टूथपेस्ट साबुन लेने के लिए भी दुकान नहीं है, तो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम थी, आपने सॉल्व करने के लिए
कुछ सोचा, वो आपका आइडिया था, ठीक है। कंबाइनिंग टू और मोर आइडियाज, इसमें आप जरूरी नहीं है कि एक ही आइडिया पे काम करो, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अभी इन्होंने, ऋतु ने ही बताया कि एक शॉप है जिसपे सारा सामान है, सारे तरीके का, बताया ना आपने? हम बताया था। हाँ, तो बट अदरवाइज क्या होता है, एक शॉप पे एक तरीके का सामान मिल जाएगा। अगर आप पंसारी की दुकान पे जा रहे हो तो आपको सारा वो सामान मिल जाएगा, बादाम मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा, खाने पीने का सामान मिल जाएगा। बट उस पे आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको फिनाइल नहीं मिलेगा, उस पे आपको पोचा नहीं मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा, बाल्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको नैप्थलीन बॉल्स नहीं मिलेंगी। अब हम दो आइडिया को कंबाइन कर रहे हैं। विशाल मेगामार्ट गए हो सभी? हाँ मैम, गए थे दिल्ली में थे तो गए थे, सब कुछ था उस मॉल में। विशाल मेगामार्ट में सब कुछ है, ठीक है। वो क्या है, 2-3 आइडियाज का एक जनरेशन, कि एक दुकान अलग होती, एक दुकान अलग होती, एक दुकान अलग होती, उसकी बजाय सारा सामान एक शॉप के अंडर। वो मेरा 2 या 2 से ज्यादा आइडियाज को कंबाइन करना। नेक्स्ट इज न्यू वे ऑफ डूइंग ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को नई तरीके से करना। जैसे इसमें हमारे पास क्या है, popularizing the gas lighter as a substitute for a matchbox for lighting gas ovens gives the idea of new product। इससे मैं एक एग्जांपल और दूंगी। पहले क्या होता था, माचिस से लोग आग लगाते थे, ठीक है, गैस में नॉर्मल गैस में माचिस से आग लगती थी। फिर क्या है, लाइटर, ठीक है, वही काम वही हो रहा है, गैस ही जल रही है, बट तरीका कुछ और हो गया। तो नया तरीका पुरानी चीज को करने का, ठीक है। इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट और सर्विस, इम्प्रूव कैसे कर सकते हो चीजों को। मिल्क which is usually supplied in bottles when packed in sachet or tetra pack was seen as new idea, new convenience to buy। जो दूध होता है, दूध पहले कैंस में मिलता था, इतनी इतनी कैंस में, उसके बाद आपके टेट्रा पैक्स आए। टेट्रा पैक्स ने नई लुक दी, नई लुक ने कस्टमर अट्रैक्ट किए और लोगों ने उसको बाय किया। टेट्रा पैक्स के अलावा पॉलिथीन्स में भी आता है प्रॉपर स्क्वायर साइज, अमूल हो गया, मदर डेयरी होगा, सभी दे रहे हैं। एक्सटेंडिंग समबडीज एल्स सक्सेसफुल आइडिया टू अदर सेटिंग, किसी इंसान ने एक आइडिया पे काम किया हुआ है, उसी आइडिया को लेके आपको उसमें कुछ फॉल्ट दिख रहा है या कुछ आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो आगे, उसी आइडिया को बेस लेके आप उस पर काम करके कुछ नया जनरेट कर रहे हैं। एडिंग न्यू वैल्यू टू एन ओल्ड प्रोडक्ट, फाइंडिंग न्यू यूजर फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है, बॉल पॉइंट पेन्स, जो हमारे बॉल पेन्स आते हैं, या फिर एक एग्जांपल और दूंगी मैं, बॉटल्स, वाटर बॉटल होती हैं, जो अभी देखा है कस्टमाइजेशन चल गया है उनके ऊपर, कि आप अपना नाम लिखवा के ऑर्डर कर सकते हो, बॉटल भी ऑर्डर कर सकते हो, या आप कुछ लैंप ऑर्डर करना चाह रहे हो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो, या पेन ऑर्डर करना चाह रहे हो, पेन के ऊपर भी कस्टमाइजेशन में नाम होगा आपका, जो ऑर्डर कर रहा है, आप जिसके लिए ऑर्डर कर रहे हो। तो प्रोडक्ट तो पुराना है, बॉटल तो पुरानी ही है, उस पे नाम किसी और का के वो आइडिया नया हो गया, उससे लोग अट्रैक्ट होके खरीद रहे हैं उस चीज को। मार्केट रिसर्च करना कि क्या चीज डिमांड में है, क्या चीज लेके आनी चाहिए। यूज ऑफ हॉबी, हॉबी का यूज करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना, हॉबी का यूज करके, जैसे कि कलेक्टिंग फ्लावर्स, ड्राइड फ्लावर, फूलों को सुखा के, आपने सबने देखा होगा फूलों को सुखा कर रेजिन में डाल देते हैं, रेजिन आर्ट वर्क देखा है, रेजिन कुछ
कीचेन बना लिया, या कुछ फोटो स्टैंड सा बना लिया रेजिन से भर के उसको। वेडिंग में भी लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं इससे। किसी ने लाइक अपने जो वेडिंग की फ्लावर वाली माला थी उसको रेजिन में डिप करके उसको प्रिजर्व कर लिया। ये हमारे सारे हॉबी थी, ये रेजिन से वर्क करना है, रेजिन से कुछ क्रिएट करना, अल्फाबेट्स क्रिएट करना, मोल्ड में डालना उसको, सारी हॉबीज थी, इनको कमर्शियल कर दिया। स्किल्स बिल्डअप करना, टर्निंग वेस्ट मटेरियल इनटू समथिंग यूजफुल, कोई चीज बेकार हो रही है उसको किसी अच्छी चीज में कन्वर्ट करना। अपने आइडियाज रिकॉल करो कि क्या जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है क्या वो आपको अच्छी इनकम देंगी। आप जो काम कर रहे हो उसमें आप प्रॉपरली बिलीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज आप पढ़ लेना। ये आपके पर्सनल उसके लिए अगर कोई करना चाह रहा है तो दे कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है। Business opportunities, objectives of recognizing of business opportunities। ऑब्जेक्टिव बेसिक, ये ऑब्जेक्टिव बेसिक की क्या क्या रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, क्या क्या आपके एसेट्स हो सकते हैं, क्या क्या आपका लेबर हो सकता है, कैसा आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करना। उसके अलावा आपके जो फैक्टर्स हो गए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल की जो इन्वेंट्री है उसकी एक्सेसिबिलिटी। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होता है जहां आपके प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, वो आपका इन्वेंट्री होता है। बैक स्टेज में जहां आपके प्रोडक्ट्स कहीं रखे हुए हैं वो आपका इन्वेंट्री है। तो क्या आपकी वो इन्वेंट्री एक्सेसिबल है जहां पे आप काम कर रहे हो वहां से, वो हमारा एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज चांस ऑफ एक्सपोर्ट। जो भी चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसको एक्सपोर्ट करने के कितने % चांसेस हैं कि उसको हम उस एरिया से बाहर निकाल के कहीं और भी लेके जा सकते हैं। इस यूनिट से नेक्स्ट अभी तो आइडेंटिफाइंग में बिजनेस चॉइसेस। स्वॉट एनालिसिस होता है हमारा। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। बेसिक ये आपको बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी क्या तो आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स हैं। जैसे स्ट्रेंथ्स में आ जाएगा, अब हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पिकल जो अचार होता है, पिकल इज पार्ट ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड फूड हैबिट इन इंडिया। लो इन्वेस्टमेंट, स्किल इजीली अवेलेबल। अचार जो है सब लोगों के घर में खाया जाता है अचार, ठीक है। इंडियंस में मेनली अचार लोग खाते हैं, जब भी खाना खाते हैं उसके साथ साथ अचार लेता है कोई ना कोई। तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ है कि हमारा मार्केट ऐसा है कि उसमें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें लो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट लो कैसे है? इसमें केमिकल्स की जरूरत नहीं है। अचार जब बनता है केमिकल की जरूरत नहीं होती उसमें। उसको आपको जितना टाइम आप रखोगे उसको उस हिसाब से वो अचार बनता है। उसमें लेबर को ऐसी पर्टिकुलर कोई स्किल भी नहीं चाहिए। क्या करना है? काटना है, सुखानी है चीजों को, वो नॉर्मल लेबर भी काम कर सकता है आपका। ये आपकी स्ट्रेंथ है अचार की। उसके अलावा वीकनेस क्या है? सीजनैलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जिस भी चीज का आप अचार बना रहे हो, अगर वो चीज सीजन में नहीं है तो वो अच्छी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये सुना है ना सबने कि घर वाले भी बोलते हैं, सब ही बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, कि जो सीजन में चीजें आती हैं वो खाया करो। जो सीजन का फ्रूट होता है वो खाओ, सीजन की सब्जी है वो खाओ। वो क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो चीज बेनिफिशियल रहती है, बजाय इसके कि आप बिना सीजन वाली कोई चीज खा रहे हो। बिना सीजन वाली चीज आपको कहाँ से मिलेगी? उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, कहीं उसको स्टोरेज में रखा जाता है, वो उस टाइम बनती नहीं है, उगती नहीं है। सीजन के बिना वो उगेगी नहीं चीज, उसको स्टोरेज में से रख के आपको दिया गया है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज पेरिशेबल। वीकनेस, पेरिशेबल प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है? थोड़े से टाइम के बाद खराब हो सकता है अगर उसको यूज नहीं किया। बेसिक क्या है, अगर आप कोई फ्रूट लाते हो, कोई सब्जी लाते हो, आप उसको फ्रिज, बेशक आप फ्रिज में रख दो, हफ्ते बाद तक देखोगे वो खराब हो जाएगी। तो चीजें खराब हो जाती हैं। अचार आप जिस चीज से बनाओगे वो चीज खराब हो जाएगी अगर आपने टाइमली यूज नहीं की तो। लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज आर कम्बरसम, जो भी है, मतलब इसमें कि जो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन जिन चीज की परमिशन चाहिए, जिन जिन लोगों की परमिशन चाहिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज आ रही है, वो सारी चीज भी हैंडल करनी पड़ेगी। वो आपकी वीकनेस रहेगी कहीं ना कहीं। अपॉर्चुनिटीज क्या है? लार्ज मार्केट, इंडिया का मार्केट लार्ज है, हर लोग खरीदते हैं, ऑलमोस्ट सभी रीजन में अचार खाया जाता है, तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा लार्ज मार्केट है जिस तक हम पहुंचा सकते हैं। इन चीज का फायदा किसने उठाया? ये जो लार्ज मार्केट है, जैसे कि ब्रांड्स है, आई विल नेम सम ब्रांड्स फ्रॉम हियर, आप बताना कि आपके रीजन में वो अवेलेबल है या नहीं है। हल्दीराम अवेलेबल है मैम। अवेलेबल है। एंड लेज? यस मैम। यस मैम। और फन फ्लिप्स? पहले थे मैम, अब नहीं है। अब नहीं है। और चलो तुम मुझे पिकल का कोई ब्रांड बताओ, अचार का। टॉप्स। टॉप्स। मेरे दिमाग में भी यही था कि अब देखो इंडिया मार्केट कितना बड़ा है, एक कंपनी ने ऐसा काम किया हुआ है कि वो मेरे पास भी अवेलेबल है, वो आप लोगों तक भी अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी थी, ये जो चीज है कि लार्ज मार्केट है मेरा, ये अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी पे काम किया हुआ है। उसके बाद ब्रांड सेलिंग पॉसिबल, ब्रांड के नाम से आप बेच सकते हो चीजों को। वैरायटी कुड बी, क्या आप लोगों को पढ़ा जा रहा है? वैरायटी कुड बी, वैरायटी कुड बी टू सोल्ड, कस्टमर टेस्ट। वैरायटी कुड बी के बाद क्या है? सूट। कुड बी टू सूट कस्टमर टेस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हमारी ये है कि कस्टमर का टेस्ट एक नहीं रहता, सब कस्टमर का एक टेस्ट नहीं है। अगर किसी को लेट्स से नींबू का अचार पसंद है, लेमन पिकल किसी को पसंद है, तो जरूरी नहीं है सबको ही पसंद हो। हमारे पास वैरायटी आ गई। ठीक है, अगर हम सिर्फ नींबू के अचार पे काम करेंगे तो नहीं चलेगा, हमारा मार्केट इतना वाइड नहीं रहेगा, फिर हमारी ऑडियंस इतनी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। अगर हम मल्टीपल या मिक्स्ड पिकल्स पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग सारे तरीके का अचार भी खाना पसंद करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर को छोड़ के। थ्रेट्स हमारे पास क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कंपिटिटर्स, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। आप नॉर्मल पंसारी की शॉप पे जाके भी पिकल ले सकते हो, आप 3-4 क्वालिटी का बोलोगे, वो 3-4 क्वालिटी का आपको दे देंगे। इतना कंपटीशन है मार्केट में, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज भी काम कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल तो छोड़ो, लोकल लेवल पे भी बहुत कंपनीज पिकल प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट थ्रेट हमारा क्या है? एस्टैब्लिशिंग ब्रांड प्रेफरेंस इज डिफिकल्ट। ऑलरेडी मार्केट में बहुत लोग हैं इस चीज पे जो बहुत हाई अपना रैंक एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो वहां तक जाना स्टार्टिंग के लिए डिफिकल्ट रहेगा। उसके बाद कस्टमर टेस्ट में वेरी, ये हमारी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये मेरा थ्रेट भी हो सकता है कि अगर हम
एक चीज का अचार सर्व कर रहे थे और कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, बट हम दूसरी चीज का वो नहीं कर रहे, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो हमारे लिए तो लॉस है ना कि वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट छोड़ के वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट देगा फिर, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। गई आपका सेल्फ असेसमेंट फैक्टर्स क्रूशियल क्या क्या हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फंड्स चाहिए, सबसे पहला फैक्टर। उसके लिए लोकेशन क्या होगी, वो फैक्टर, कहाँ वो लोकेटेड है, मार्केट से कितना दूर रहेगा, आसपास लेबर है या नहीं है, रोड से कितना दूर है, मेन रोड से कितना दूर है, क्या वहां ट्रांसपोर्टेशन जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं जा रहा तो लेबर कैसे आएगा आपकी कंपनी में। लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। साइज इम्पोर्टेंट है कंपनी का, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का साइज भी होना चाहिए। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आप सिर्फ आप ओनर हो या आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है। ये बहुत बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट इज बिजनेस ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट क्या होगा? It is something similar to a plan or a scheme. Like in teaching, we have a marking scheme for any this one. So a blueprint is for any business. ब्लूप्रिंट बेसिकली कहीं ना कहीं आपका ऐसा स्केच होता है जो कि कंपनी के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में सब कुछ बताता है कि कहाँ पे क्या चीज है, क्या चीज सेटअप है, किधर क्या चीज होगी, कहाँ कितना क्या लगेगा, वो सारा आपका ब्लूप्रिंट रहता है। Business sketch can provide an entrepreneur about the glimpse or rather a tentative business draft to proceed and endow with a suggested outline of the material that should be included in your business sketch. आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम आपके स्केच में आएगा वो आपका ब्लूप्रिंट रहता है। जैसे बोलते हैं कि इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, आपकी कोई चीजें होती हैं, किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हो, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर आप डाउनलोड कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज है उस बिल्डिंग में, वो आप विजिट किए बिना बता सकते हो। जो भी चीज, मतलब कि लाइक इधर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इधर मेरी आयरनिंग यूनिट है, उस ब्लूप्रिंट में सब कुछ होगा, उस स्केच के अंदर सब कुछ पॉसिबल वो आपको अवेलेबल होगा। सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। सेटअप करने के क्या क्या हमारे पास स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। विदाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी है, कहाँ पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपकी ऑडियंस है, क्या आप प्राइस रखोगे, किस चीज का करोगे, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वहां पे लोग कैसे हैं, क्या वो चीज एक्सेप्टेबल है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी तो नहीं है कि मैं बिजनेस भी सेटअप कर दूं और सिर्फ 10 लोग आए मेरे पास। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना मुझे लेबर लगेगा, वो सारी चीजें हमारी कलेक्ट इंफॉर्मेशन में आ जाती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज करना, हायरार्कल ऑर्डर में वो ऑर्गेनाइज करना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगी, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट क्या चीज है। एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। राहुल इज द यंगेस्ट सन इन अ फैमिली ऑफ फार्मर्स। They had enough money to sustain themselves respectful, but Rahul was not interested in farming. He wanted to be a rich businessman. He dared not speak of it with his family, so he wrote about his dream to his friend who stays in the city nearby. The friend suggested him about opening a poultry farm in the village itself.
His friend painted a quick reward picture of the poultry farm as eggs and hens will multiply, so will the money from selling them. Rahul had no idea about taking care of hen and its eggs, but he was so fascinated by the idea that he bought 10 hens and kept them in a cage. His this was his beginning of his enterprise. क्या ये डिसीजन ठीक था? इसमें स्टोरी में बोला गया है कि राहुल एक लड़का है जो एक फैमिली में रहता है, जिनकी फैमिली कैसे अर्न करती है, फार्मिंग के थ्रू। सभी फार्मर्स हैं। उसको फार्मिंग नहीं करनी थी, उसको पैसा कमाना था, बिजनेसमैन बनना है, रिच। तो उसने अपने दोस्त से डिस्कस की वो बात। उसके दोस्त ने बोला कि आपके गांव में पोल्ट्री फार्म नहीं है, मतलब मुर्गी के अंडे जहां से लेके जाते हैं लोग, वो नहीं है, तो आप वो ओपन करो, उससे आपकी बहुत बिक्री होगी तो आप बहुत अर्न करोगे। उसको हेंस को संभालना आता है, ना उसको पता उनके बारे में कुछ कि वो कितना उनको फीड करना है, क्या फीड करना है। उसने सिर्फ इसी चकाचौंध में 10 हेंस खरीद लिए कि वो बिजनेस करेगा। तो क्या इसका ये बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा? नो मैम। क्यों नहीं रहेगा? उसने क्योंकि तो मैम उसको नॉलेज है ही नहीं। स्पीक विनीता। मैम क्योंकि उसने सिर्फ अपने दोस्त के इन्फ्लुएंस में आके मुर्गी ले लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको कुछ जानकारी है ही नहीं। इन्फॉर्मेशन होगी तो कम से कम उसको आइडिया होगा, हाँ इस तरह से ये स्टेप करेंगे तो ऐसे करके वो अर्निंग कर सकता है। बट उसको सिर्फ पैसा और दोस्त के इन्फ्लुएंस में आके उसने ये चीज़ कर लिया, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रिच मैन बन पाएगा और वो आगे बढ़ पाएगा, ये काम कर पाएगा। वो जो उन्होंने मुर्गी ली है वो उसी की देखभाल नहीं कर पाएगा, तो आगे Yes. तक जाना तो बहुत दूर की बात है। जो चीज है उसके पास, उसके बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो वो और बिजनेस मैम ये चलेगा भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना कि वो मुर्गी का देखभाल ही नहीं करेगा तो मुर्गी मर भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज की। जिस किसी भी लिविंग बीइंग को देखभाल की बहुत जरूरत है, सबको है, हमें भी है, एनिमल्स को भी है। अगर आप कहीं से लेके आ रहे हो तो आप उनको प्रॉपर खाना दोगे टाइम पे, आप उनके लिए वेंटिलेशन भी रखोगे। ऐसा नहीं कि आपने मुर्गे तो ले लिए बट आप उनको बिल्कुल बंद कमरे में रख रहे हो, जो चीज वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को। उनके लिए कैसे सरवाइव करना है, कहाँ उनको रखा जाएगा, किस वेदर में रखना है, कैसे बाहर छोड़ना है, कब अंदर लेके आना है, क्या खिलाना है, कितना पिलाना है, इस चीज के ऊपर तो उसने रिसर्च ही नहीं की। रिसर्च की होती तो वो चीज चलो हम बोल सकते थे कि हाँ उसका बिजनेस सक्सेसफुल रह सकता है, बट उसमें नहीं, इस एग्जाम्पल में नहीं रहेगा वो। अपग्रेडिंग वोकेशनल स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करना। कैसे? शीला वॉज अ गुड टेलर, एग्जाम्पल इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शीला क्या है? एक गुड टेलर थी। शी स्टिच क्लोथ फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए वो कपड़े सीलती थी। तो उसने एक बुटीक खोलने का सोचा एज अ SEU, स्मॉल एंटरप्रेन्योर यूनिट। ठीक है, स्क्रम एंटरप्रेन्योर यूनिट भी बोलते हैं इसको, स्क्रम एजुकेशनल यूनिट भी बोलते हैं। 3-4 डेफिनेशन है इसकी। शी डिसाइडेड टू ओपन अ बुटीक। ठीक है, छोटे लेवल पे उसने बुटीक खोलने का सोचा, तो उसने एक घर में एक रूम रेंट पे लिया कहीं पे आसपास, और अपना सारा टेलरिंग मटेरियल और मशीन उस रूम में शिफ्ट कर ली। उसको ऑर्डर आने लगे। इनिशियली स्टार्टिंग में सारी चीजें ठीक थी क्योंकि उसके पास ऑर्डर आ रहे थे, उसका काम था। बट धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स क्या हो गए? बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वो सेम तरीके से, सेम डिजाइन में ही अपना काम चला रही है, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही। फैशन के लिए अपग्रेड नहीं करेगी तो बिक्री होनी बंद हो जाएगी। बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारा फैशन बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। आज कोई चीज ट्रेंडिंग में है, आपको दिख रही है कि ये तो बहुत ज्यादा चल रही है, 1 महीने बाद आप देखोगे उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो फैशन से
लेटेस्ट स्टाइल से अपग्रेड रहना वो बहुत जरूरी है। इसका रीजन बेसिकली यही था, अब उसने अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं की कि मार्केट में अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उसको वो चीज अपग्रेड करनी चाहिए थी, देन उसके कस्टमर वहीं रहते, उसी के साथ उसका बिजनेस ग्रो करता। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपकी कि कहाँ पे क्या चीज कितना लग रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, ये सारी चीज होती हैं। उसके बाद मार्केट में ट्रेंड, मार्केट में क्या चीज ट्रेंडिंग पे चल रही है, क्या चीज ऐसी है जो जिस चीज का अब रिवाज ही नहीं है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है एक दो चीजों के जिनका पहले बहुत ट्रेंड था बट आजकल अब भी कोई रिवाज नहीं चल रहा है? रैंडम कुछ भी एग्जांपल दे दो, जरूरी नहीं है क्लोथिंग हो, कोई और चीज भी हो सकती है, कोई ऐप भी हो सकती है, सोशल मीडिया भी हो सकता है। मैम जीपीटी, गिबली वाला। चैट जीपीटी कह रहे हो ना? यस मैम। हाँ वो पहले ट्रेंडी थी, अब नहीं इतनी है, नहीं अब दिख ही हाँ नहीं वो रहा कहीं पे। हाँ वेरी गुड। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि हर कोई यूज कर रहा है, अब यस मैम। बहुत कम, एकदम खत्म। हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम एक बार हुआ था कि हाँ सब ही तो यूज कर रहे हैं, उसके अलावा फिर एकदम डाउन। और एग्जांपल्स? किसी के पास कोई एग्जांपल नहीं? और मैम पहले का दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। नैनो कार। नैनो कार इतनी ली नहीं है लोगों ने वैसे। पहले ये मैम बहुत दिखती थी, अब तो 1% भी नहीं दिखती। हाँ, अब वो क्या है, वो चीज क्या है, अपग्रेड हो रही है, हाँ चीजें अपग्रेड हो रही हैं, तो पुरानी चीजें क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। खत्म हो गई। नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। कोई चीज अगर आपकी कंपनी में गलत हो रही है, कोई आपकी मिस हैपनिंग हो गई, कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, उस चीज को मैनेज कैसे करोगे? कुछ गलती हो गई तो उस चीज को मैनेज कैसे करोगे, उसकी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हमने जो कुछ चाहा वो चीज हमने की, बट स्टिल हमें नहीं पता कैसे, किस चीज की क्या मिस्टेक हुई और हम लॉस में आ रहे हैं, उस चीज को कैसे मैनेज करोगे, वो सारी चीजें भी आनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को। एनालिसिस स्किल्स, ये सेल्फ एक्टिविटीज हैं आपकी सारी। इसको जरूर करना, जो अपना काम करना चाह रहा है ना, ये जरूर फॉलो करना एक बार, ये बहुत अच्छा है। टेस्ट लेके देखना, यस और नो से जवाब देना है, अपने आप को पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट्स की रेंज अगर इनके बीच में है तो यू विल नो कि हाँ आप कुछ क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना है आपने। ठीक है, स्मॉल बिजनेस को एनालाइज करने के लिए स्किल्स, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, किस चीज को, ये सारी चीजें रिपीटिशन में आ रही है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, किस चीज को हम कैसे प्लान करके चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग मैन पावर, मैन पावर हमें लेबर चाहिए, जो भी चीज हम करना चाह रहे हैं उसके लिए कितना लेबर लगेगा, कहाँ से लगेगा, कहाँ से आएगा, उस लेबर को ट्रेन कौन करेगा। लेबर आ तो जाता है, उसको काम भी तो सिखाना है, सिखा सिखाया नहीं मिल सकता आपको, लेबर मिलेगा तो उसका सैलरी बेसिस अलग होगा फिर, बट किसी को अगर आप सिखा रहे हो एक बारी के लिए तो वो आपकी कंपनी में ही टिका रहेगा। तो ऐसा लेबर लेके आना, मैन पावर ऑर्गेनाइज करना। अब मैन पावर आपके पास 3 तरीके का है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। जिसको पहले से आता है, काम कर रखा है जिसने। अनस्किल्ड जिसको नहीं आता है, बिल्कुल भी काम नहीं आता है। एक आपका सेमी स्किल्ड जिसको थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में पता है बट वो परफेक्टली नहीं जानता है। ये आपका मैन पावर की कैटेगरीज होती हैं 3। इनकी वेजेस भी, इनकी जो सैलरी रहेगी या इनका जो डेली वो होती है, हम दिहाड़ी बोलते हैं जिसको, अगर हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी इनकी स्किल्स के हिसाब से अलग अलग रहती है। जो स्किल्ड है उसको ज्यादा मिलती है, ठीक है, अनस्किल्ड को उससे कम।
सेमी स्किल्ड को सेमी स्किल्ड को मिलेगी स्किल्ड से कम, बट अनस्किल्ड से ज्यादा। ठीक है, आपकी मार्केट रिसर्च आ जाती है नेक्स्ट। मार्केट रिसर्च में क्या क्या होता है? मार्केट रिसर्च वही कि ऑलरेडी मार्केट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आप वो चीज देख के आओगे। आप सेम चीज नहीं करोगे, आप अपनी किसी आइडिया पे, नए आइडिया पे वर्क करोगे, वो आपका मार्केट रिसर्च होता है। कहाँ पे क्या चीज ओपन करनी है? अगर आपके पास आसपास आप लोगों में से किसी के भी आसपास ऐसा कोई स्टोर है जो ओपन तो है बट उसके ऊपर उस पे आपको कभी कोई दिखता नहीं है कि यहाँ से कोई सामान ही तो सामान नहीं लेता है आसपास किसी के? या ऐसा हो कि हाँ ओपन है और बहुत लोग सामान ले रहे हैं इस पे से, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यस मैम। कौन से एग्जाम्पल के लिए यस बोल रहे हैं आप लोग, पहले मुझे ये बताएं। मैम सेकंड वाले का। सेकंड वाले का एग्जाम्पल? मैम हमारे यहाँ पे एक शॉप है मदान, उसमें पूरे टाइम भीड़ ही भीड़, 2400 घंटे। रात में भी अगर सारी शॉप उसके आसपास वाली बंद रहेगी तो भी वो चालू रहेगी। फिर वो क्या केमिस्ट की दुकान बेचते भी हैं सर? मैम वो क्या सेल कर रहे हैं ऐसा कि उस पे भीड़ है? मैम वही जो नॉर्मल नेसेसिटी के आइटम्स होते हैं, राशन वगैरह वगैरह। तो उसके आसपास कोई और शॉप नहीं है? मैम है, पर लोग उन्हें ही प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें मुझे क्यों नहीं। प्रेफर? नहीं नहीं, वो आपने ये जाना कि क्या वो शॉप ऐसे है कि बहुत पुरानी शॉप है? हाँ मैम, वो स्टार्टिंग से ही, जब यहाँ ये एरिया बना था वो तब से ही है। हाँ हाँ, ये चीज होगी। जितनी आप पुरानी शॉप्स देखोगे ना, वो क्या होती है, वो ट्रस्टेड शॉप्स हो जाती हैं कहीं ना कहीं, कि किसी के पेरेंट्स ने भी वहीं से खरीदा हुआ है, तो उनको पता है कि हाँ ये बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये इतने टाइम से है। इतने टाइम से अगर कोई बिजनेस में है, कोई चीज अगर चल रही है, बंद नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी क्वालिटी सर्व कर रही है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप उसी, अब मार्केट रिसर्च का मेरा यही था कि अगर आप उसी जगह पे एक वैसे ही कोई शॉप खोल दोगे तो उसका फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी मार्केट में है, तो हाँ। तुम नया क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम अगर उसमें से कोई नुक्स निकाल के और उसके ऊपर काम करके कुछ नया एस्टेब्लिश कर रहे हो तो बहुत अच्छा मार्केट रिसर्च है आपका, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो टाइम भी ओवर हो गया है। किसी को कोई डाउट हो आज इनको पढ़ लेना, मुझे कल बता देना इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके मैम। Okay, so let's wind up this class. You guys can leave. Have a good day. थैंक यू मैम। थैंक यू। Welcome. Thank you. किचन। Welcome. चलो कट गया फोन। चलो मम्मी गाड़ी